गुड इवनिंग, नमस्ते। आइए देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, हम लोग का प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहा हूँ जो विगत एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मतलब विगत एग्जाम में आए हुए अच्छे एग्जाम हैं, रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन को लिया जा रहा है, उन्हीं में से क्वेश्चन कराया जा रहा है और जो अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं उन्हीं को लिया जा रहा है। ठीक है, जो आने के चांसेस हैं, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। आइए देखते हैं। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका आपको nth टर्म निकालना है। कनेक्ट हो जाए जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए, सीक्वेंस क्या दिया, देखिए 25 है, -125 है, 625 है, -131 है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, nवां पद निकालना है, nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है इसका। ठीक है, इसका मुझे nth टर्म निकालना है, nth टर्म मुझे निकालना है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। देखो ये हमारे पास क्या T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 ऐसे जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले चेक करिए कौन सा ये सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है। तो आप बताओ, फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रहा है, प्रथम पद आपको दिख रहा है, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है बताइए, a बराबर आपको दिख रहा है 25। अब यहां से अगर कॉमन रेशियो निकाला जाए, कॉमन रेशियो निकाला जाए यहां से, r बराबर कैसे निकालते हैं, देखो चेक करो, T2/T1 बराबर T3/T2 है, चेक करके देख लीजिए आप। तो T1 क्या है हमारे पास, T2 क्या है, -125/25। 25 जगह कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 125। 1 मिनट के लिए देखिए, थोड़ा सा फोन आ गया था। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ देखिए चेक करें तो -5 आएगा ना, 25 पंचे 125 -5 हो जाएगा, ये कॉमन रेशियो आपका डी सही आंसर है। चलिए देखिए यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। तो बताओ यहाँ क्या होगा, Tn बराबर क्या होता है बताइए, nवां टर्म क्या होता है, AR की पावर n-1 होता है कि नहीं, बताइए AR यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया है। हाँ बिल्कुल, मैंने शुरू में बताया मनोज द्विवेदी जी, आप पीसीएल नोटिफिकेशन तो आ गया। यही मैं आपसे बोल रहा था, किसी अफवाह पे ध्यान मत दीजिए और तैयारी को एकदम विधिवत तरीके से करते रहिए। अपना पेपर उसी नियत तिथि पे होगा, किसी के कहने पर किसी भी प्रकार का जो लापरवाही बरतेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है आप लोगों के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जल्दी से जल्दी आपके नाम में अपना मतलब प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए, मतलब अच्छी तरीके से करिए। ठीक है, तो आइए एक ही बार फर्स्ट टर्म की बात करें। फर्स्ट टर्म हमारा क्या 25 हो गया। आर बताओ, आर की वैल्यू कितनी, -5 है, -5 की पावर n-1 हो गया। देखो ये 25 का 5 का स्क्वायर हो गया, -1 की पावर n-1 अलग ले लिया मैंने, 5 की पावर n-1 मैंने अलग ले लिया, तो -1 की पावर हो जाएगा n-1 हो जाएगा। 5 की पावर देखो यार, पावर क्या बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2 + n-1 हो जाएगा। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा बताइए, n-1 हो जाएगा। 5 की पावर कितना, n+1 हो जाएगा ना, देख लीजिए भाई, दो में से n+1 कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप सभी ने सही आंसर दिया है, -1 की पावर n-1 और यहाँ पर 5 की पावर n+1, यानी डी इज द राइट आंसर। बाकी सारे आंसर क्या आपके गलत हैं, बाकी सारे आंसर गलत है, यानी आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि a बराबर x बिलोंग्स टू z सच दैट x³ - 1 बराबर 0 दिया है और b आपका दिया सेट इस तरह दिया गया है, वेयर z इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन व्हाट इज द a। देखो क्या करें आप, इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b मुझे निकालना है। ठीक है, अनुज जी, आराधना जी, सुजीत कुमार जी, चलिए सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। लविश जी, आइए देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन दे रहा है कि इनमें से कौन, सबसे पहले a और b को यहाँ पर देखो किस फॉर्म में दिया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो आप इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो बताओ a बराबर क्या दिया, देखिए बोर्ड पे आ जाओ। a बराबर दिया हमारे पास x³ - 1, x³ - 1 दिया ना, इसको लिखते हैं क्या हम लोग, देखो सबसे पहले सही लिखते हैं यहाँ पर, सेट a निकालना है तो a बराबर क्या x³ - 1 है, 3x², सॉरी क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए आप, x-1 और यहाँ क्या है x² - x +x+1। ठीक है, एक के सेट में क्या आएगा बताइए, एक के सेट में एलिमेंट क्या होगा, एक तो 1 हो जाएगा। अब इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म था ना, -1 + √3i/2 हो जाएगा, -1 - √3i/2 हो जाएगा। ठीक करके देख लीजिए, यहाँ पर देख लो भाई, इसका वो निकालिए, फैक्टर निकालिए, x बराबर -b,
तो माइनस बी का मतलब -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पी स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, -4ac, a इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू ए, एक्स बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 4 में से क्या -1 अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा ना, देखो एक्स बराबर क्या आएगा -1 और यहाँ -√3i/2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस लेंगे वो प्लस और माइनस यही आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बी वाले सेट में क्या है, बी वाला सेट देखिए ध्यान से, बी वाला सेट क्या, सेम वही चीज है ना, बी वाला सेट में क्या देखिए, क्या बताइए, बी वाला सेट हमारे पास क्या दिया है, बी वाले सेट में क्या x² प्लस x प्लस 1 है, यही सेम आ रहा है, देखिए बी बराबर क्या आ रहा है बताइए, एक रूट आएगा -1 प्लस अंडर√3i/2 आएगा, दूसरा आएगा -1 माइनस अंडर√3i/2 आएगा। अब देखो ए और बी को देखो ध्यान से, ए और बी में क्या इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन, तो दो सेट में बना रहा हूं ए और बी है, ये रीजन जो होता है वही होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है भाई। इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए आंसर में, इन दोनों में कॉमन क्या, बहुत बढ़िया, इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए, इन दोनों में यही दोनों कॉमन है, ये चीज कॉमन है कि नहीं बताइए, देख सकते हैं आप, तो आंसर क्या होगा बताइए, -1 प्लस अंडर√3i/2 हो जाएगा, -1 माइनस अंडर√3i/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, सभी ने आंसर सही दिया है, बी इज द राइट आंसर, बाकी सारे आंसर क्या है गलत है, अगर एक भी ना मिलता तो नल सेट होता नहीं, बताइए यहाँ पर समझ में अच्छे से आ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे आप, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस समीकरण के मूल क्या है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिया है मॉड ऑफ x² माइनस x माइनस 6 प्लस बराबर x प्लस 2 दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बी आपका आंसर बता रहे हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले मुझे तो मॉड की प्रॉपर्टी अच्छे से जानते हैं, मॉड की बात करें हम लोग, ये प्लस x देता है जब x ग्रेटर और इक्वल देन 0 होता है, और ये माइनस x देता है जब x लेस देन 0 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाओगे, इस क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, नाउ केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, पहले केस की बात कर रहा हूँ, जब मॉड x² माइनस x माइनस 6, ठीक है, बराबर, एक मिनट, इसको मैं क्या ले रहा हूँ बताओ, ग्रेटर और इक्वल देन 0 मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ, ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब मुझे पता है अगर मैंने ग्रेटर और इक्वल देन 0 लिया तो मॉड किस में खुलेगा, मॉड भाई साहब किस में खुलेगा, तो आप बोलोगे प्लस में खुलेगा मॉड, x² माइनस x माइनस 6 बराबर क्या होगा x प्लस 2, देखो ये मॉड प्लस में खुला, x² माइनस x माइनस 6 माइनस x माइनस 2 बराबर 0, x² माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 में से 2 6 2 8 हो जाएगा ना, बराबर 0, ऐसा फैक्टर करिए 8 आ जाए, बताइए क्या लेते हैं यहाँ पर, 4 दूनी 8, तो -4x प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0, यहाँ से x प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस 4 बराबर 0, देखो यहाँ से रूट निकालेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, अलग करोगे -2 आ जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो 2 और 4 यहाँ से आ गया, पहले केस से आ गया, बोलो समझ में आ रही बात, पहले केस से आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए समझिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने हैं, दूसरा केस ले जा रहे हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कह रहा है, जब हमने मॉड x को किस में खोला, निगेटिव में खोला, मॉड x² माइनस x माइनस 6 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मुझे बताइए यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन से देखा जाए क्या हो जाएगा, जल्दी देखो भाई फटाफट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, ये किस में खुलेगा, माइनस में खुलेगा ना, x² माइनस x माइनस 6 माइनस में खुलेगा x प्लस 2, इसको इधर लाइए आप और माइनस अंदर ले जाइए, -x² प्लस x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा माइनस x हो जाएगा -2 बराबर 0, देखो यहाँ पे आ जाओ, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, यहाँ देखो क्या आ गया, x² इधर भेज दीजिए तो x² बराबर क्या आएगा, देख लीजिए यहाँ पर 6 में 2 गया 4 हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा बताओ भाई, प्लस माइनस में क्या आएगा 2 आएगा ना, प्लस माइनस में क्या आएगा 2 आ रहा है, ये प्लस माइनस देखो यहाँ पर 4 आया था तो प्लस माइनस 2 आएगा, तो मुझे बताइए यहाँ पे देखिए -2 4 है, यहाँ देखो x बराबर क्या -2 और 2 है, देखो -2 दोनों में कॉमन, तो एक ही बार लिखोगे इसको, यानी सोल्यूशन सेट में क्या है बताओ, -2 एक बार हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, तो आंसर क्या होगा बताओ, -2 2 4, यानी डी इज द राइट आंसर, डी सही आंसर होगा। अरुण जी, शीला जी, यादव जी, विकास सैनी जी, अरुण, हाँ सभी ने यहाँ पर डी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे समझिएगा, बहुत ज्यादा ट्रिक पे चलना नहीं है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो ट्रिक उरिक वाला कॉन्सेप्ट होता है, देखा कई लोग थंबनेल बना लेते हैं कि ट्रिक उरिक वाला कॉन्सेप्ट, वो ट्रिक वाला ठीक है अपनी जगह, किसी क्वेश्चन सेट हो गया, ठीक है, आपको प्रोसेस मतलब एक तरीके से आपको पूरा विधिवत जानकारी होनी चाहिए, समझ रहे मेरी बात ना, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको विधिवत जानकारी होनी चाहिए, आप सॉल्व करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, सारा खेल प्रैक्टिस का होता है, प्रैक्टिस जितनी आपकी अच्छी होगी उतना स्पीड आपकी बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाँ देखिए आपका बैच स्टार्ट है, 399 रुपए आपका चार्ज जो बताया गया था, बैच स्टार्ट टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, आप कनेक्ट होना तो कनेक्ट हो सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सी आपका दिया 20c ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, देखिए क्या होता है, NCX बराबर अगर NCY है,
दिस इंप्लाइज दैट, याद रखिएगा x प्लस वाई बराबर n होता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर। एक चीज और समझिएगा, जैसे कहीं पे लिखा और ये भी होता है, याद रखिएगा एक और कॉन्सेप्ट होता है x बराबर y भी होता है, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है, देखो एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, जैसे लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है n, इसको लिखा कैसे जाता है NCR। इस कॉन्सेप्ट से बताओ क्या लिखा है, C लिखा 20, n+2 बराबर C 20, n-2 दिया है। तो बताओ इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग, बताइए। 20C n+2 बराबर 20C n-2, इससे तुलना की जाए, देखो ये तुलना की जाए तो ये x की जगह यहाँ n+2 है, y की जगह यहाँ पर n-2 है, दोनों को जोड़ते हैं x और y जोड़ते हैं यहाँ पर। दिस इंप्लाइज दैट n+2 x को जोड़ा प्लस y को जोड़ा बराबर क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। सही है ना, n के बराबर आ गया। देखो n क्या होगा 2n हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा, 2n बराबर 20, तो n बराबर क्या है आंसर 10। कौन सा आंसर सही होगा भाई, बी इज राइट आंसर। दिनेश कुमार जी सभी ने बी बताया, बहुत बढ़िया। बाकी सारे आंसर गलत हो जाएंगे और बी ही सही होगा आंसर, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 20 इज द राइट आंसर, कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। सभी ने बताया, दिनेश कुमार जी, आराधना जी, टीचिंग विद मनोज द्विवेदी जी, शीला जी, सभी ने सही आंसर बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बराबर ए बराबर दिस दिया है, देखो एक सेट दिया हुआ है, देन द पावर सेट ऑफ ए। देखो पावर सेट ऑफ ए का मतलब ये होता है, याद रखिएगा, पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, जैसे किसी का पावर सेट पूछेगा तो पहले उसका सबसेट निकाल लीजिए, उस सबसेट का सेट बना दीजिए, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ए बराबर क्या दिया है बताइए, लैम्डा है, लैम्डा म्यू है, ठीक है। आई तो सबसेट ऑफ ए निकाले हम लोग, सबसेट ऑफ ए के उप समुच्चयों की संख्या बताइए। उप समुच्चय कौन कौन से बनेंगे, आई देखते हैं हम लोग। कर्ली ब्रैकेट बनाया, सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ क्या आ गया, लैम्डा आ गया। एक मिनट, क्या क्या मैंने बताइए, लैम्डा हो गया, लैम्डा म्यू हो गया, फिर बताइए तीनों ले लें हम लोग, लैम्डा कामा लैम्डा म्यू हो गया, एक खुद भी होता है और एक क्या होता है नल सेट भी होता है ना। समझ में आई बात। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बताइए भाई, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब सबसेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। 9 पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट की बात कर रहे हैं, तो पावर सेट का ये मतलब सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। तो बस यही क्या लिखेंगे ऐसे, देखो करली ब्रैकेट में, चलो ठीक है। दिस इज द पावर सेट, यानी कौन सा ये आंसर देख सकते हैं आप, मिला लीजिए, आप चेक करिए, देखिए जिसमें सब आ रहा हो। ये वाला तो आंसर है नहीं, इधर ये कौन सा आंसर होगा बताइए, देखिए ध्यान से। लैम्डा लैम्डा म्यू, लैम्डा लैम्डा, ये तो है नहीं, देखिए ये भी है नहीं, लैम्डा लैम्डा म्यू, लैम्डा लैम्डा म्यू और 5। तो कौन सा सही आंसर लग रहा है आपको, बी इज द राइट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बी आ रहा है कि सी आ रहा है भाई, आप चेक करिए ना, बी आ रहा है कि सी आ रहा है, देखिए चेक करिए, देखिए चेक करिए भाई, लैम्डा लैम्डा म्यू लैम्डा, हाँ ये देखिए सी सही है, सी इज द राइट आंसर। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सब गलत है। सी इज द राइट आंसर, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सब गलत है। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। सी है कि बी है, देखिए चेक करिए सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए कुछ मिस हो रहा है क्या, दोनों ऑप्शन एक ही जैसा लग रहा है क्या, बी नहीं है यार, ध्यान से देखिए बी कैसे हो सकता है यार, बी कैसे होगा, देखिए आप ही देखिए ना, नहीं है, बी ही होगा यार, देखिए तो बी ही सही है यार, गलती हम लोग से हो गई है, बी ही होगा आंसर। देखिए ये देखिए गलती हो गई थोड़ा सा यहाँ पे, तो यही सब गलती होती एग्जाम में भी, देखिए ये देखिए ये ऐसे होगा ना, ये ऐसे होगा, तो बी सही है यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर, बाकी सब गलत है, बी सही होगा आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। डबल करली ब्रैकेट होगा यार, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है, बी सही है, डी गलत है, सी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोटि 3 का इस प्रकार का वर्ग आव्यूह है कि जिसके सारणी का मान 4, इसके परिवर्त के सारणी का मान बताइए। देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, छोटा सा होता है, किसी का भी देख लीजिए आप,
जैसे कॉन्सेप्ट क्या, जैसे ए बराबर मान लो दिया है आपके पास 2 3 4 5, ठीक है। समझ लीजिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, डिटर्मिनेंट, तो 2 3 4 5, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालता हूं, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12, ठीक है। अच्छा इसका मैं ट्रांसपोज का निकालूं तो डिटर्मिनेंट किसका निकालूं, ट्रांसपोज का निकालना, तो ट्रांसपोज का क्या होगा, देखो 2 3 4 5 ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। समझ बात आ रही है। बी और सी सेम नहीं है भाई, थोड़ा देखो, बी और सी सेम नहीं, बिल्कुल नहीं है यार। आप देखो ढंग से देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट, यहाँ करली ब्रैकेट एक है यार, तो बी सी तो सही होना नहीं है यार। क्या सही होगा, बी सही होगा, क्योंकि तो सेट बना रहा है, सबसेट बना रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात ना। आइए देखिए, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 3 चौक 12, ठीक है। देखो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोट के 3, कोट के मतलब आर्डर 3 की बात कर रहा है, ठीक है यार। तो बताओ यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट ए और उसका ट्रांसपोज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मुझे बताइए यहाँ पर अगर इसकी सारणी का मान 4 है, अगर इसका मान 4 होगा, भाई साहब इसका मान भी 4 होगा, तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। अरुण जी, डी इज द राइट आंसर। शीला जी, अरुण जी, सब का डी आंसर है, डी इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताया, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन क्या करा देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 2x - 3y का होल स्क्वायर, 2x + 3y का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। सबका आंसर बिल्कुल आ गया है। यहाँ पे क्या आंसर है, 16 आंसर आ रहा है। कैसे भाई, देखिए गलत आ रहा आंसर। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए, ध्यान से देखो, 2x - 3y, 2x + 3y, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, पूरे का स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, यही है ना। देखो ये क्या बन गया, a - b और a + b, क्या होगा, a² - b², ऐसा हो जाएगा ना, और 2 2 4 जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था, x + a की पावर अगर n होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या क्या हो जाएगी, बताइए। आपका आंसर होता है n + 1। पदों की संख्या क्या होती है, n + 1 होती है। तो मुझे जरा बताओ, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे देखो x की जगह यहाँ पे क्या है, x की जगह यहाँ पे क्या है, बताइए। x की जगह यहाँ पे क्या 4x² है, x की जगह 4x² है, y की जगह क्या है -9y² है, n की जगह क्या है 4 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 4 + 1 = 5 हो जाता है ना टर्म। तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। विकास सैनी जी, मॉड, लविश जी, यादव जी, अरुण जी, शीला जी, सभी का आंसर आ गया, अनिल कुमार जी, राधे कृष्ण। तो बी इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यदि साइन इनवर्स बराबर 2p/1 + p² - cos इनवर्स 1 - q² / 1 + q² बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x, तो x का मान होगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का आ जाए, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, समझिए सेटिंग करनी, कुछ सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हट जाए यहाँ पर, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, हम लोग जानते क्या है, ठीक है। चलिए बताइए, तो छोटा सा क्वेश्चन बताएगा, sin 2θ का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आप बताओ, tan के टर्म में बताना है। बेसिक फार्मूला तो 2 sin θ × cos θ होता है। एक काम करिए, देखिए अपान 1 कर लीजिए, आपको तरीका बता रहे हैं दिमाग बैठाने के लिए। देखो 2 sin θ × cos θ हो गया, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते नहीं, थोड़ा दिमाग बैठा रहा हूं मैं। अच्छा 1 को लिखते हैं क्या, cos² θ + sin² θ लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा ऊपर नीचे अगर हम लोग cos θ से भाग देते हैं यार, ऊपर नीचे cos θ से, समझ में आ रहा है, cos² θ से ऊपर नीचे मैंने भाग दे दिया, ठीक है। किससे भाग दे रहा हूं मैं, cos² θ से ऊपर नीचे भाग दे रहा हूं मैं। जब भाग दूंगा तो ऊपर क्या आएगा, 2 tan θ, अपन देखो यहाँ भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा tan² θ, ठीक है। तो sin 2θ का एक फार्मूला ये होता है, जानते हैं आप। ऐसे अगर बात करें हम लोग, देखो समझो भाई, यहाँ पर cos 2θ की बात करें तो cos 2θ बराबर क्या होता है, बताओ, cos² θ - sin² θ, यहाँ पे गया 2 cos² θ - 1, आगे बढ़िए 1 - 2 sin² θ होता है ये। देखो यहाँ पे अगर, देखो यहाँ पे अगर बाई 1 कर लें हम लोग, आप ही देखो डायरेक्ट करेंगे, 1 कर लें, ये भी cos² θ + sin² θ होगा, cos² θ कॉमन लेंगे तो 1 - tan² θ / 1 + tan² θ, ये भी फार्मूला हो जाएगा 1 + tan² θ / 1 - tan², नहीं ऊपर क्या होता है देखो,
ऊपर क्या होता है, ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है, ठीक है। ठीक है, ऊपर क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये होता है, ठीक है। अच्छा tan 2 थीटा का फार्मूला भी आपको पता है, देखो ध्यान देना, साइन और tan बस अंतर ये होता है, यहाँ प्लस होता है वहां पे माइनस होता है tan में, ठीक है। अपान 1 माइनस tan स्क्वायर। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि अक्सर यूज होने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब देखो करना कुछ नहीं है भाई, एक काम करो, क्या P को, इसी क्वेश्चन देखो P बराबर क्या मान लें हम लोग, देखिए अगर देखिए लेट P बराबर मैंने मान लिया, P बराबर क्या मान ले, tan थीटा मान लिया, और Q बराबर क्या मान लिया हम लोग, tan फाई मान लिया मैंने, और X बराबर क्या मान लिया हम लोग, tan अल्फा मान लेंगे। देखो क्या फार्मूला बन जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर तुरंत फटाफट हो गया सभी का, लेकिन एक प्रोसेस बता रहा हूं मैं। तो साइन इनवर्स हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा 2 tan क्या माना है थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये माइनस में कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई माना तो फाई लिखेंगे, tan स्क्वायर फाई अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बराबर, देखो यहाँ क्या आएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 tan अल्फा अपान, सब जगह एंगल अलग अलग मानिएगा भाई, tan स्क्वायर अल्फा। देखो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन 2 थीटा बन जाएगा माइनस कॉस इनवर्स, ये क्या बन जाएगा बताइए, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 फाई बन जाएगा बराबर ये tan इनवर्स, ये क्या होगा tan ऑफ 2 अल्फा बन जाएगा। देखिए आप देखिए सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं ये, तो बचे क्या 2 थीटा माइनस 2 फाई बराबर 2 अल्फा, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा माइनस फाई बराबर क्या मिल जाएगा अल्फा, थीटा माइनस फाई बराबर अल्फा। एक काम कर सकते हो क्या, दोनों साइड tan ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए दोनों से, देखो यहां से अगर देखा जाए, चलो थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर देखिए, थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स P, आइए यहाँ देखो थीटा बराबर क्या मिलेगा, फाई बराबर tan इनवर्स Q आ जाएगा, ऐसे इसको निकालिए, देखिए यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख देंगे आप लोग tan इनवर्स P, देखिए हो गया आंसर, माइनस tan इनवर्स Q हो जाएगा बराबर क्या होगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा x ना, देखिए tan इनवर्स x हो जाएगा। बताओ फार्मूला क्या होता है tan का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स में x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। लगाई फार्मूला tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ बताओ p माइनस क्यू अपान p 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ क्या है बताइए tan इनवर्स x हो जाएगा, दोनों कट जाएगा ना, यहाँ से दोनों कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा p माइनस क्यू अपान 1 प्लस पी क्यू, क्या निकालना था x का मान तो निकालना था ना x, तो आंसर क्या होगा p माइनस क्यू अपान 1 प्लस पी क्यू, यानी क्या होगा b इज द राइट आंसर, b हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। सभी का आंसर आ गया है, b बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल tan 19 और tan 26 डिग्री, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा होगा, टीजीटी पूछा है ट्रिग्नोमेट्री में यार। देखिए ये क्या रहा है, एक समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल 19 डिग्री tan 19 और tan 26 डिग्री, कौन सा सही है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर अगर 0 होता है, अगर इसके मूल में बोला अल्फा बीटा की जगह क्या, बताओ tan ऑफ 26 डिग्री है tan ऑफ 19 डिग्री, दोनों का सम क्या होता है बताइए, माइनस में b अपान ए, इसका कोएफिशिएंट क्या है माइनस ऑफ p अपान ए का मतलब 1। अच्छा देखिए प्रोडक्ट रूट्स क्या होता है बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट बताइए क्या होता है, प्रोडक्ट बताइए क्या होता है c अपान ए, c अपान ए, ठीक है। इनमें कौन सा सही है, यानी यहाँ पर एक काम कर सकते हैं क्या, नौ एक काम कर सकते हैं क्या, देखिए tan ऑफ 26 डिग्री प्लस 19 डिग्री निकाले अगर हम लोग, ठीक है निकालिए, तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan 26 प्लस tan 19 अपान में 1 माइनस tan 26 इंटू tan 19, फार्मूला होता है ना भाई tan एक्स प्लस वाई का, tan 26 प्लस 19 जोड़ें कितना आएगा 9 6 15 2 1 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा tan 45, इसकी वैल्यू 45 डिग्री होगी, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है ना भाई, 1 tan 26 प्लस tan 19 का मान कितना दिया माइनस p, ठीक है माइनस p हो गया, 1 माइनस tan 26 tan 19 का प्रोडक्ट कितना दिया q दिया, इसको इधर भेज दीजिए, 1 माइनस q बराबर माइनस p हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो p
माइनस क्यू बराबर -1, पी माइनस क्यू बराबर 1 दिया है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, क्यू माइनस पी बराबर आ जाए कितना बताइए, 1 आ जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया यादव जी, अरुण जी, चलिए बहुत बढ़िया, शीला जी, सभी का आंसर सही है, यानी क्या होगा यहाँ पर आंसर कौन सही आ रहा है, क्यू माइनस पी और 1, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए सही बिल्कुल, यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो कर द पॉइंट 1,3 Point 1, 3 and 5, 1 are the two opposite vertices of rectangle. The other two vertices lie on the line y brought 2x plus c. What is the value of c? ठीक है, देखो क्या रहा है, एक आपने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, आयत जिसे बोलते हैं आप, ठीक है, टू अपोजिट वर्टेक्स, जैसे मान लो मैंने नाम दिया ए बी सी, ठीक है। अब देखो समझो भाई क्या करा क्वेश्चन, इसका एक वर्टेक्स 1,3 है और एक वर्टेक्स 5,1, ठीक है। अच्छा, और अदर टू वर्टिसेस देखो सी और बी और सी लाई कर रहा है इस वाले लाइन पर, यार ये लाइन मैंने मान ली ऐसे रैंडमली मैं लाइन खींच ली, ये लाइन हमारे y बराबर 2x प्लस सी है, ठीक है। अब देखो अदर टू लाइन द लाइन इतना, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। अब मुझे बताइए सबसे पहले अगर हम देखा जाए यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये बाइसेक्ट कर दो, यहाँ मिड पॉइंट निकाल लें हम लोग, दोनों मिड पॉइंट निकाल लें, ठीक है, मिड पॉइंट निकालते, मिड पॉइंट क्या है बताइए, 1 प्लस, यहाँ देखिए इसको निकालना है हम लोग, इसका क्वाड्रेंट मैंने m मान लिया, चलो मुझे यम का क्वाड्रेंट निकालना है, यम का क्वाड्रेंट बताइए 1 प्लस 5/2 और 3 प्लस 1/2, ठीक है, कितना है बताओ, 6/2 यानी 3 हो जाएगा, ये 3 4/2 यानी 2 हो जाएगा, यानी ये वर्टेक्स आ गया 3,2। 3,2 कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा दीजिए आप, 3,2 यहाँ लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई करिए आप, सेटिस्फाई हो जाएगा आप, सेटिस्फाई हो जाएगा, चलिए सेटिस्फाई करिए फटाफट, सेटिस्फाई जब करेंगे तो यहाँ क्या है बताओ, y की जगह क्या होगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 2 × 3 प्लस c, यहाँ जो क्या होगा 2 माइनस 6 बराबर c, तो c का मान क्या आ रहा है -4 आ रहा है, c का मान कितना है भाई देख लीजिए, चेक करिए गलत तो नहीं है ना, देखिए 2 हो जाएगा, 2 3 6 प्लस c का मान -4, डी इज द राइट आंसर। मॉड, शीला जी, लवी जी, आराधना पटेल जी, बहुत बढ़िया, अरुण जी, सभी का डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन और इसी में पूछ रहा हूँ, आपको मान लो इसका क्वाड्रेंट निकालना होता है, ये वाले क्वाड्रेंट निकालना होता है बी और डी का, चलिए बताइए आप कमेंट करिए आंसर दीजिए, अगर बी और डी का क्वाड्रेंट निकालो तो कैसे निकालते हैं आप बताइए, अगर बी और डी का क्वाड्रेंट निकालना तो कैसे निकालते हैं आप बताइए फटाफट, देखिए कैसे निकालते हो समझिएगा। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता हूँ बी और डी का क्वाड्रेंट बताइए, तो आप एक काम कर सकते हो क्या, आप एक काम कर देखो यहाँ पर, अगर बोलो y बराबर 2x प्लस सी है, y बराबर 2x प्लस सी है, यानी y बराबर c का मान आ चुका है, 2x माइनस 4 हो जाएगा, यानी अगर मान लो मैंने कहा सपोज करिए, ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए काम कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं आपसे कहता हूँ समझिएगा, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ एक क्वाड्रेंट, अगर मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ x की जगह 2x माइनस 4 मान लें इसको हम लोग, 2x माइनस 4 मान लें, दूसरा क्वाड्रेंट क्या होगा, एक मिनट देखिए तो, एक मिनट यार देखो, अगर डी के क्वाड्रेंट को मान लें, डी के क्वाड्रेंट क्या मान लें बताओ, x कामा y क्या हो जाएगा बताइए, 2x माइनस 4 हो जाएगा ना। अब देखो आप पढ़े हो अच्छे से, ये बताइए ध्यान से देखिए, देखिए एक काम कर सकते हैं क्या, देखो इसको मान लिया, क्या किसी को मान सकते कोई दिक्कत नहीं, इसको ही मान सकते, किसी को मानिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए एक काम कर, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, बोलो 90 डिग्री है ना यहाँ पर, यानी ए बी का स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या करेंगे -1 कर देंगे, m1 m2 बराबर -1, तो आप चाहे तो इस पॉइंट को यहाँ मान लो, x कामा 2x माइनस 4 मान लो, बताओ स्लोप फार्मूला लगाई ना, क्या तो y2 माइनस y1 निकल जाएगा ना। देखो एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ समझिएगा, मुझे मान लो ये दोनों वर्टेक्स बी और डी भी निकालना होता है, बताओ y2 माइनस y1 तो 2x माइनस 4 माइनस 1 अपान, बोलो भाई x2 माइनस x1, x माइनस 1 हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, और m2 बताइए, m2 इस लाइन का स्लोप बताइए, इस पॉइंट का स्लोप बताइए इसका, यहाँ बताइए क्या होगा, y2 माइनस y1, फिर से देखिए यहाँ पर 2x माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा ना, -4 -1 हो जाएगा, अपान में ये x2 माइनस x1 1 माइनस x हो जाएगा, ये x माइनस 1, जैसे आप लिख रहे हो उस पैटर्न पर लिखिएगा, ठीक है, x माइनस 1 हो जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे -1 लिख देंगे, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, यहाँ देखिए क्या आएगा
2x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ बताइए 2x माइनस 5। यहाँ सॉल्व कर लेंगे आप, m1 m2 निकाल लेंगे बराबर -1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 4, and 2, 0 राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए होंगे, यहाँ से आप स्लोप का प्रोडक्ट निकाल करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर लाइन 3y + 4x = 1 है, y = x + 5 and 5y + bx = 3 तो आर कंकरेंट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। देखो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आप लोगों को, a1x + b1y + c1 = 0। अगर एक लाइन हमारे पास L1 है, L2 लाइन हमारे पास a2x + b2y + c2 = 0 है, L3 हमारे पास मान लीजिए a3x + b3y + c3 = 0 है। याद रखिएगा दोनों तीनों लाइन क्या एक ही बिंदु से पास कर रही है, L1 L2 L3, इसे बोलते हैं कनकरेंट। क्या बोलते हैं इसको आप? कनकरेंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट होता है कनकरेंट का, याद रखिएगा a1 b1 x c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 सभी को डिटरमिनेंट क्या आता है? 0 आता है। इसे कहते हैं कंडीशन फॉर कनकरेंसी, संगामी होने की शर्तें होती है, ठीक, कंडीशन फॉर कनकरेंसी। अब लगा दीजिए क्वेश्चन, ये बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पहले देखिए यहाँ x पहले लिखेंगे ना, देखो यहाँ पर जो लिखेंगे सीक्वेंस लिखेंगे ना, 4 3 -1। आगे देखिए यहाँ पे इसको इधर लेके चले जाइए, x कोफिशिएंट 1 है, y कोफिशिएंट क्या होगा? -1 हो जाएगा, ध्यान से करिएगा, 5 हो जाएगी। अगला बताइए, b हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, सीक्वेंस भी देंगे यहाँ पर, इस फॉर्म में बना लेंगे आप, ठीक है। प्लीज रिपीट इट। कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? प्लीज कमेंट करके बताइए, सम्राट जी बताइए, हम आगे बढ़ेंगे, बताते रहिए। देखो 4 ले लिया मैंने, देखो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये अगर 3 लाइनें हमारे पास दी गई तो करेंसी का कंडीशन ये होता है, ठीक है। इस लाइन को सबसे पहले इस फॉर्म में बना लीजिएगा ना, इस फॉर्म बनाने के बाद मैं लिख रहा हूँ। 4 लिया, देखो ये गायब, ये गायब, यहाँ कितना 3 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। -3 लिया आपने, देखो ये और ये गायब हो जाएगा, 3 कम 3 -3 हो जाएगा। और यहाँ क्या है बताइए, -5 b हो जाएगा, -1 ले लेंगे आप, ये और ये खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा ना। देखिए कहीं गलती ना हो भाई, कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए। देखो 25 में 3 गया, कितना हो जाएगा? 25 में 3 जाएगा, कितना? 22 हो जाएगा, -22 -22 चौका 88 -88। देखो यहाँ क्या आएगा? +9 हो जाएगा और प्लस 5 × 15 b हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -b हो जाएगा, बराबर 0। इधर आ जाओ, 88 एक मिनट, इधर आइए, यहाँ पर 88 और 5 कितना हो जाएगा? 93 -93 और +9 और यहाँ पे देखो 15 में से 14 गया, 1 गया, 14 हो जाएगा, 14b बराबर 0 हो जाएगा। तो 14b बराबर, देखो यहाँ 83 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा बताइए? 84 हो जाएगा ना, 84। देख लीजिएगा, 14 छंग 84, b बराबर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है आंसर, b बराबर 6 आंसर आएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, पिछला वाला नहीं समझ में आया, देखिए पिछला बता दे रहा हूँ मैं, पिछला नहीं समझ में, बता दे रहा हूँ, ठीक है। पिछला देखिए क्या आंसर है, देखिए जैसे ये लाइन हमारे पास दिया गया है तो एक काम करते, देखो स्लोप निकाल सकते हैं ना, स्लोप यार। देखो जैसे हमारे पास ये 2 पॉइंट दिए गए, समझ में आ रही बात? तो हम किसी भी 2 लाइन का 2 पॉइंट का स्लोप निकाल ले। अगर मैं कह रहा हूँ इसका मान लो लाइन क्या y = 2x + c है, तो c का मान आ गया, तो एक क्वाड्रेंट को x मान ले तो अगले क्वाड्रेंट क्या होगा? y का मान 2x - 4 है ना, तो दोनों के स्लोप का यहाँ पर प्रोडक्ट देखो, ये क्या 90 डिग्री होता है, चाहे इस लाइन का स्लोप इस लाइन का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, तो यहाँ से x में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिलेगा, x के 2 मान आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, जैसा कि क्लासेस चल रहा है आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर? x² + y² + z² - 6x + 8y - 10z + 1 बराबर 0 दिया गया है। इसकी त्रिज्या बतानी है। देखो यार, कोई स्फीयर अगर जैसे 2D पढ़ते हैं, जैसे 2D में वृत्त होता है, सर्किल होता है, वैसे 3D में स्फीयर होता है। इक्वेशन होता है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wx प्लस, मान लीजिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं? सी ले लें हम लोग, +c बराबर 0, ठीक है। ये बताओ यहाँ पे सेंटर क्या होता है? सेंटर याद रखिए होता है -u -v -w। अच्छा, रेडियस की बात करें हम लोग, रेडियस बताइए, अंडर में u² + v² + w² - c होता है, ठीक है, रेडियस होता है। अब तुलना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, यहाँ सी आंसर आ रहा सभी का, बहुत बढ़िया। बताओ यहाँ से अगर देखें तुलना करें तो 2u बराबर -6 हो जाएगा, तो u बराबर क्या आएगा? -3 हो जाएगा ना, देख लीजिए आप, u बराबर -3 हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए क्या है,
2v बराबर हो जाएगा 8, तो v बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आइए आप, 2w बराबर आएगा -10, तो w बराबर क्या आएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पे आइए c बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब रेडियस का फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे लिखा गया है, u स्क्वायर माने हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, v स्क्वायर माने 16 हो जाएगा, w स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, और c का मान क्या है +1 है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। देखो 16 9 25 25 25 50 गलत हो गया क्या? सी आंसर आ रहा है, चेक करिए। 16 9 25 25 50, सी का मान नहीं, गलती हो रही है यार, -1 है ना यार, +1 रखना। अरे सी बराबर 1 आया है ना, +1 आया है, -c होता है, देखो ध्यान से, ये 49 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा भाई 7 यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 यूनिट, सी इज द राइट आंसर। अच्छा सेंटर पूछा जाता तब, सेंटर क्या होता है -c, देखो सेंटर ये होता है ना सेंटर, तो क्या आता है 3 -4 और 5 हो जाता है सेंटर ना। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सेम पॉइंट जैसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई स्फीयर दिया, स्फीयर के डायमीटर का 1 इंच दिया गया है, ठीक है 1 इंच दिया गया है, और वहां पे दूसरा इंच पूछा था स्फीयर का, तो वही सेम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम से लगा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लेता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइन ऑफ द एंगल विद द वेक्टर्स a बराबर एंड b बराबर दिया गया है। ठीक है, इनके बीच का कोण का साइन क्या है, देखो यार a दिया गया है और b दिया गया है। ठीक है, इनके बीच का कोण का साइन दिया गया है। सबसे पहले बताइएगा, दो वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं, मान लो ये वेक्टर हमारे पास क्या है वेक्टर a, दूसरा वेक्टर b है। ठीक है, इनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट b अपान मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर, ऐसे निकालते ना। तो भाई देखो आप लिख सकते हो क्या, cos थीटा निकालिए फटाफट, cos थीटा बराबर, चलिए a डॉट b करेंगे, 2 का 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, i डॉट i 1 होता है ना, देखो कॉन्सेप्ट होता है i डॉट i k डॉट j k डॉट k बराबर क्या होता है 1 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्रॉस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, i क्रॉस अगर मान लो हमने कहा i करते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डॉट और क्रॉस तो पता ही आपको। चलिए तो देखो 2 चौक 8 हो जाएगा, -6 का 3 में करेंगे क्या आएगा -6 18 हो जाएगा, -3 का माइनस में करेंगे +3 हो जाएगा ना, आइए अपान में आइए अंडर रूट में, बताओ भाई कोफिशिएंट आप, अरे मॉड ऑफ ए क्या होगा बताओ यार, 4 + 4 + 36 + 9 क्या होता है, तो 16 + 9 + 1। ठीक है, यानी क्या cos थीटा बराबर हो जाए कितना, देखिए कहीं गलती ना हो यार, 8 3 11 11 और 18 -7 आ रहा है ऊपर, 36 और 9 36 4 40 40 9 49 का 7 हो जाएगा, गुडे 16 9 25 1 26 अंडर रूट 26। ठीक है, देख लीजिएगा भाई, देखो 7 7 कट जाएगा, चेक कर लो, सही है ना, 8 3 11 हो जाएगा, 2 चौक 8 ना, तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 और 18 -7। ठीक है, देख लीजिए, तो cos थीटा यहाँ मॉड ले तो प्लस में आएगा 1/√26। अच्छा cos थीटा पता है तो साइन निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन निकालना था ना भाई, तो बताओ यहाँ क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर करें तो 1/26 हो जाएगा ना भाई, 1/26 का मतलब क्या होगा बताइए, 26 - 1 25, यानी 25 का 5/√26, यानी कौन सही होगा, बी इज द राइट आंसर, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर आ रहा है। ठीक है, ए नहीं आएगा, बी आएगा। ठीक है नीतू राज जी, ए नहीं आएगा, बी आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पर आप सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए ढंग से, ये कैलकुलेशन गलती हो जाएगा तो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर ये दिया गया क्या डोमेन है, अब देखो आपको बताया कॉन्सेप्ट छोटा सा होता है, समझ लीजिएगा। डोमेन का मतलब ये होता है कि सभी एक्स का मान निकालना है, तो याद रखिए जैसे अंडर रूट में कोई क्वांटिटी होती है हमारे पास, अंडर रूट जैसे जी एक्स लिखा है, वाई बराबर अंडर रूट जी एक्स, वाई कब डिफाइंड होगा, वाई इज ओनली डिफाइंड अगर डोमेन निकालना है, पार्ट डोमेन प्रभाव क्षेत्र निकालना है, डोमेन निकालने क्या करते हैं, वाई इज ओनली डिफाइंड, वाई कब परिभाषित होगा, इफ जी एक्स हमारे पास क्या ग्रेटर और इक्वल देन 0 होना चाहिए। ठीक है, जी एक्स हमारे ग्रेटर और इक्वल देन 0 होना
चाहिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर, तो बताओ यहाँ पे क्या है, 2 माइनस एक्स और x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल देन 0। तो बताइए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ बताओ 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, यहाँ 3 लिख दिया मैंने, बेबी कर मेथड लगाई फटाफट। ये बताओ यहाँ पर, यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव है, तो आप कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा, और दोनों पे क्या पावर है, ऑड पावर, तो एक्सिस कट करेगा। तो बताओ मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, देखो ये प्लस है ना, मुझे क्या चाहिए, प्लस ही वाला क्वांटिटी चाहिए ना। तो डोमेन क्या होगा बताइए, x बिलोंग्स टू, यानी 2 से लेकर के 3 के बीच में वैल्यू हमारी आ रही है, यानी x बिलोंग्स टू होगा क्लोज इंटरवल 2, 3 हो जाएगा आंसर। क्लोज इंटरवल में आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मॉड जी, विशेष जी, यादव जी, अरुण जी, शीला जी, सभी ने आंसर दिया सही, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, बाकी सारे आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये ओपन ब्रैकेट में था तो ये तो नहीं होगा ना, सी राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। Consider the following in respect of the differential equation d2y upon dx square plus 2 ddx of y whole square plus 9y बराबर x। ये दिया गया है, ठीक है ना। आपको देखो एक क्वेश्चन 8 डिग्री का एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। अच्छा तो इसका ऑर्डर कितना है, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात देखो कहीं फ्रैक्शन पावर तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व होगा। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, ऑर्डर माने क्या होता है भाई, ऑर्डर, ऑर्डर किससे डिसाइड करते हैं बताइए, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, किससे करते हैं हम लोग, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिसाइड ऑर्डर, कोफिशिएंट डिसाइड ऑर्डर, ठीक है। और उसकी जो पावर होती है भाई साहब, पावर जो होती, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर जो होती है वही हमारी डिग्री हो जाती है। तो आप मुझे बताइए ना इसका ऑर्डर क्या होगा, बताओ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ मैक्सिमम, इसकी डिग्री क्या होगी 1 हो जाएगी। ये वाला नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डर बताता है वही डिग्री का उसी की पावर लेते हैं, तो डिग्री इसकी क्या होगी 1 होगी, ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, यानी पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी क्या होगा, बोलो भाई, 1 ओनली गलत, 2 ओनली गलत, क्या होगा, क्या लिखा नहीं, कौन सा सही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आप देख सकते हो ऑर्डर इसका कितना 2 आ रहा है, डिग्री कितनी है 1 है, ऑर्डर कितना है इसका बताओ, सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, और इसकी पावर कितनी है, तो आप बोलोगे पावर 1 है हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी सी व्हिच प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 1/2, 3/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ दे सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, 3 स्टूडेंट है, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, 3 स्टूडेंट हमारे पास है, तो लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्या है, 3 स्टूडेंट हमारे पास दिए गए हैं, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट कोई भी एक सॉल्व कर लेना, एटलीस्ट 1 विल बी सॉल्व, 1 सॉल्व, कम से कम एक सॉल्व कर ले, तो याद रखिए कॉन्सेप्ट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई ना सॉल्व कर पाए, बस यही ध्यान रखिए, काम खत्म। 1 माइनस, चलिए अगर इसका 1/2 दिया ए का, तो नकारात्मक क्या होगा, 1 माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/2, ये पी ऑफ ए बार हो जाएगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ 3/4 दिया गया, क्या ये 3/4 क्या है, पी ऑफ बी दिया है, ये पी ऑफ सी दिया है, ये पी ऑफ ए दिया है, हम सभी का क्या निकालें, निगेटिव निकाल लें, यहाँ पे नकारात्मक निकाल लें, तो पी ऑफ बी बार बताओ क्या होगा, 1 माइनस 3/4 बराबर क्या होगा बताओ यार, 1/4 हो जाएगा। ऐसे इसका निकाले तो पी ऑफ सी बार क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। 1 माइनस पी नन का मतलब क्या होगा बताओ, नन को तीनों ना कर पाए, तो क्या होगा 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 ना हो जाएगा, 1 माइनस, देखो यहाँ क्या आएगा 3 हो जाएगा, 2 4 चौको 16 दूनी 32, 32 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 32 3 जाएगा 29, 29/32 आंसर हो जाएगा इसका। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 29/32, ऑप्शन ए बिल्कुल सही को मॉड, बिकॉज जी, शीला जी, अरुण जी, रवीश कुमार जी, अम्बेश, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा, बाकी आंसर सब क्या होंगे, गलत हो जाएंगे भाई, ठीक है, ये सारे आंसर हमारे गलत हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ रहा है, देखिए आइए। In 8 throws of a die, 5 or 6 is considered success. The mean and standard deviation of total number of success is respectively by। एक पासे को 8 बार फेंका जाता है, n बराबर कितना दिया भाई साहब 8 बार, ठीक है, उसमें 5 या 6 का आना सफलता माना जाता है, सफलताओं की कुल संख्या का माध्य। देखो यार मीन कैसे निकालते हैं, मीन क्या होता है, और मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन समझिएगा, जैसे फार्मूला याद रखिएगा, मीन होता है एनपी, पी क्या होता है सिंगल, यानी बोल सकते सिंगल थ्रो में क्या प्रोबेबिलिटी आ रही, ठीक है। तो बताओ यार 5 या 6 की बात कर रहा है, सिंगल थ्रो की बात हो रही, सिंगल थ्रो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
सक्सेस होने की है सिंगल थ्रो की, एक पासे में पी निकालना सिंगल थ्रो, तो 5 या 6 दो नंबर है, टोटल 6, तो पी बराबर क्या होगा सिंगल थ्रो में 2/6, और क्यू क्या होगा 1 माइनस पी हो जाएगा, नकारात्मक बात हो रही है, 1/3 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। फार्मूला याद रखिएगा, मीन होता है एनपी और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट NPQ, ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा, ठीक है। समझ में बात आ रही है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं, चेक करते हैं सही है कि नहीं। एनपी निकालते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 8 है, और पी का मान कितना 1/3, तो मीन कितना आ गया 8/3 आ गया, और NPQ, एन की वैल्यू 8 हो गई, पी की वैल्यू कितनी होगी 8/3 हो गई, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई सब 2/3 हो गई। देखो यहाँ कितना हो गया 8 × 64 × 2, 8 × 64 × 2, ठीक है, देख ली सही है ना। सही है ना, ये कहीं गलती हो रही है क्या? अरे मैं क्या लिख रहा हूँ यार, सॉरी, सब्स्टिट्यूट गलत कर रहा हूँ मैं। अंडर देखो एन की जगह क्या रखेंगे बताओ, 8 हो गया, पी की जगह 1/3 है ना, पी 1/3 में 8/3 पता नहीं कहाँ दिख रहा हूँ, ये 2/3 है यार, तो कितना आ गया 16/9 हो गया, 16 का मतलब हो गया 4 और 3 का मतलब 9 का तो 3 हो गया, आंसर क्या हो गया। पहले मीन पूछा, ये भी ध्यान देना एग्जाम में, समझ लेना भाई, पहले क्या है माध्य है, तो माध्य कितना 8/3 आ रहा है और 4/3 आ रहा है, आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत हो जाएंगे। कौन सा सही आंसर होगा, बी हमारा सही आंसर होगा, ये नहीं होगा अम्बेश यादव जी, बी इज द राइट आंसर। राहुल श्रीवास्तव क्या ये टीजीटी में, हाँ यार टीजीटी में पूछा गया है, कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं तो आने के चांसेस है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिया यहाँ पर। ठीक, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हुए जिसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, मीन निकालना था, और भी कुछ चीजें निकालनी है, ठीक है, स्टैटिस्टिक में है ना टॉपिक आपका। ये कह रहा देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सपोज x बराबर 1 2 3 4 एंड r इज रिलेशन ऑन x इफ r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन रिलेशन का है, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, चलिए आंसर दीजिए इसका क्या होगा। आंसर बताइए क्या होगा इसका। एक आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं दिया हूं, देखिए आप सभी को सारी शर्तें पता ही होंगी, देखिए रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। देखिए समझिएगा, जैसे हमारे पास देखो क्या है, ये हमारे पास x एलिमेंट है 1 2 3 4 दिया है, ठीक है, और r एक रिलेशन दिया जिसमें है क्या 1 1 है 2 2 है 3 3 है 1 2 है 2 1 ये सब दिया हुआ है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है ARA, तो हमारा ये मौजूद होना चाहिए, ठीक है, ARA मौजूद होना चाहिए। मुझे बताइए 1 1 है तो देखो 1 है तो 1 1 है, 2 है 2 2 भी है, 2 2 भी है ना, लेकिन 3 है 3 3 भी है, क्या 4 4 है इसमें कहीं नहीं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब ARA होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ARB अगर है, BRC अगर है, दिस इंप्लाइज दैट ARC होना चाहिए, ये सीधा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताइए, चलिए किसी को देख लेते हैं हम लोग। अब देखो जो एक जैसे हो तो उसमें तुलना नहीं करनी, आइए इसमें देख लेते हैं, देखिए आइए, चलो देखो देखो भाई समझो, यहाँ पे देखिए 1 2 है, 1 2 है, देखो ARB है 1 2 है, फिर देखो 2 1 2 के बाद देखो 2 3 है, 1 2 के बाद 2 3 है, क्या 1 3 है कहीं, 1 3 है कि नहीं, देखो अरे भाई ARB, फिर देखो BRC, तो फिर क्या होना चाहिए A और C होना चाहिए ना, A और C, A का मान 1 है और C का मान 3 है, 1 और 3 है क्या कहीं पर, देखो 1 और 3 है क्या यहाँ पर, देखिए इस रिलेशन में 1 और 3 कहीं है नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सिमेट्रिक की बात करें, अगर सिमेट्रिक की बात करें
तो सिमेट्रिक समझ रहे हैं आप। इस रिलेशन देखिए आपका सारी चीजें है ना सब एक जैसे है कि नहीं, बताइए भाई। सिमेट्रिक की बात करिए भाई, देखो यहाँ पे क्या है 1 2 है 2 1 है, 1 2 भी है 2 1 भी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये 2 3 भी है 3 2 भी है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर सारी रिलेशन है ही नहीं यहाँ पर, ये क्या होगा, इसका आंसर सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, यानी डी हमारा सही होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। डी आएगा आंसर, बी कैसे आएगा भाई? डी आएगा आंसर, बी नहीं आएगा आंसर। चेक करिए इसका आंसर क्या आना चाहिए। डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही आंसर है, डी सही आंसर इसका है, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो भाई देखिए आज इतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद ऐप पे क्लास आपकी 9:10 पे है, टाइम शायद हो चुका है, अभी बचा हुआ टाइम कुछ। 9:10 से आप ऐप पे क्लास स्टार्ट होगी, उसमें सर्किल पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर वाइज चल रहा है, वहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर वाइज थ्योरी चल रही है, मतलब जो चैप्टर पढ़ाए 2D चल रहा है उसके सर्किल के सारे क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हर टॉपिक का लगवाया जाएगा। फिलहाल देखिए एक बात आपसे करना है मुझे, फिकर करता है क्यों, फिकर से होता है क्या, जब उत्कर्ष सर है आपके साथ फिर देख आगे होता है क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन log ऑफ cos, देखो log ऑफ sin x बेस cos x बराबर 1 है, जहां पे x 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। x का वह मान क्या होगा जो समीकरण इसको क्या करता है, आप संतुष्ट करता है, और x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा चीजों को, ठीक है। अब लॉग की डिफिनेशन कह सकते हैं या लॉग की प्रॉपर्टी कह सकते हैं। डिफिनेशन ऑफ लॉग की बात की जाए, लॉग की डिफिनेशन क्या कहती है, क्या लिखा लॉग ऑफ, क्या लिखा ए लिखा यहाँ बी लिखा या एक्स लिखा है, दिस इंप्लाइज दैट बी बराबर क्या होता है ए टू द पावर एक्स होता है, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, उसी कॉन्सेप्ट को देखिए बता रहा हूं मैं। यहाँ क्या लिखा है, लॉग ऑफ, गिवन में क्या दिया देखिए, गिवन लॉग ऑफ cos x sin x बराबर 1 दिया है, ठीक है ना। अब देखो यहां से अगर देखा इस प्रॉपर्टी का यूज करें, इधर जाएगा, यहाँ क्या आएगा sin x बराबर cos x टू द पावर क्या आएगा 1 आएगा ना। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, बराबर 1। कितना सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान देखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत लोग जुड़ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। विकास सैनी जी, ब्रिजेश, tan x बराबर 1 आ गया कि नहीं, बताइए। अच्छा tan x बराबर 1 कब होता है, tan ऑफ π/4 पे होता है। x का मान पूछा तो x बराबर क्या आएगा, π/4 आ जाएगा ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कमेंट करते रहिए भाई, मुझे मोबाइल में ही कमेंट देखना पड़ेगा, सिस्टम में नहीं दिख रहा उस तरह से चीजें। आइए ऑन करिए, यहाँ पे आंसर क्या हो, cos x बराबर, यानी क्या हो गया आंसर, बताइए भाई। बाकी सारे आंसर क्या हो गए भाई साहब आपके, बाकी सारे आंसर गलत हो गए, यानी सी इज द राइट आंसर। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी ने आंसर दिया, मौर्य जी, पिंटू जी, चंद्र प्रकाश जी, शीला जी, लवीश जी, अरुण जी। चलिए बहुत बढ़िया, निखिल, नितिन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू आपके फॉर विच द इक्वेशन 2 sin x बराबर 2k + 1 हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sin x बराबर 2k + 1, कह रहा k के ऐसे कितने पूर्णांक मान होंगे, ठीक है। k के ऐसे कितने पूर्णांक मान होंगे, आप कमेंट भी करते रहिएगा, मैं कमेंट देखता जाऊंगा आपका, k के कैसे कितने पूर्णांक मान होंगे जिसके लिए समीकरण इतना क्या होगा का एक हल है। तो सबसे पहले ये मुझे बताइए, देखिए यहाँ पर sin x के बारे में अच्छे से पता है आपको, sin x की वैल्यू क्या होती है, देखिए sin x ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं, अगर देखा जाए ऐसे, देखिए sin x ऐसा होता है, तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बताइए भाई, +1 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। यानी sin x का जो रेंज होता है वो -1 से +1 के बीच में राई करता है, आप समझ रहे होंगे। अब देखो क्या चाहिए आपको, 2 sin x चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए आपको, 2 sin x। तो आपने 2 sin x जब यहाँ पे किया तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 का -1 में करेंगे -2 हो जाएगा। अच्छा 2 sin x बेसिकली है क्या भाई, तो आपको 2 sin x हमारा क्या है, 2k + 1 है। ये 2k + 1 रिप्लेस्ड बाई 2k + 1 से मैंने रिप्लेस कर दिया, देखो यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। अब मुझे k का मान चाहिए, तो 1 को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस 1 को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, जब 1 इधर जाएगा तो -2 - 1 लेस आर इक्वल देन 2k हो जाएगा, लेस आर इक्वल देन 2 - 1 हो जाएगा।
2 के हो जाएगा, लेस आर इक्वल, 2 में से एक गया 1 हो जाएगा, -2 में से एक गया -3 हो जाएगा। यहाँ से बताइए k का मान क्या आ जाएगा, बताइए -3/2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ गया बताइए भाई 1/2 हो गया। यानी k का मान क्या आ रहा है 1.5 से लेकर के, बोलो भाई 0.5 के बीच में ना, यानी देखो -1.5 से लेकर के यहाँ पे किसके बीच में है, बहुत बढ़िया C, 2 आंसर आ रहा है, 2 इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात कर रहा है। तो -1 के बीच में क्या है बताइए, -1 आएगा और 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, k का मान कितना है, 2 मान आया ना, तो k की कितने वैल्यू होंगे, 2 इंटीजर वैल्यू होंगे, 2 इंटीजर वैल्यू होंगी, यहाँ पर 2 पूर्णांक संख्याएं होंगी, ठीक है, 2 इंटीजर्स होंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा, C इज द राइट आंसर। बाकी सारे आंसर क्या हो जाएंगे भाई साहब, गलत हो जाएंगे, सारे आंसर आपके क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे आप। चलिए सभी ने आंसर दिया, यदि n बराबर 100 फैक्टोरियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कर n बराबर 100 फैक्टोरियल, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत बढ़िया, ब्रिजेश जी, पिंटू जी, शीला जी, चंद्र प्रकाश सिंह जी, नितिन जी, सभी ने आंसर सर बहुत बढ़िया दिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, कह रहा इसका मान क्या होगा, बोर्ड पे स्क्रीन पे लिखा क्वेश्चन देखो, n बराबर क्या दे रखा है, फैक्टोरियल 100 दिया हुआ है। अच्छा एक प्रॉपर्टी देखो, ये 1/, में है, देखो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जैसे लॉग लिखा है कहीं पे भाई साहब, a/b लिखा है, इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो लॉग अब क्या हो जाएगा बताओ, बेस बदल जाएंगे, इंटरचेंज जाएंगे, देखिए ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस फॉर्म में दिया है, तो भाई इस फॉर्म में बना सकते हैं आप लोग, तो बताओ देखो मैं सही लिख रहा हूँ भाई, अगर मैं इसको अगर सभी न्यूमरेटर टर्म को ऊपर ले जाऊं, अगर सभी न्यूमरेटर टर्म को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ बचेगा क्या बताओ, लॉग ऑफ, बोलिए यहाँ क्या आएगा, n आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, प्लस यहाँ पे आइए लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या है बताइए, n आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, लॉग ऑफ यहाँ बताइए क्या मिलेगा, लॉग ऑफ यहाँ n आएगा, यहाँ 4 मिलेगा, डॉट 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 यहाँ क्या मिलेगा बताइए, 1/1 हटाइए यहाँ से, यहाँ भी क्या आएगा प्लस, बोलो भाई 1/, लॉग ऑफ n आएगा, यहाँ पर 100 आएगा। देखो यहाँ पे लॉग m, देखो प्रॉपर्टी पड़ा, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, इस टाइप से अगर कहता है यहाँ पर, सीधे क्या होता है बताइए, प्रोडक्ट फॉर्म में लॉग m n p हो जाता है, तो जो इसका बेस होगा वही सबका बेस हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। बी आपका आंसर आ रहा है, बी एकदम सही है, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, बाकी सब गलत है। ठीक है, देखो यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, लॉग ऑफ n हो जाएगा, देखते चलिए भाई। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो ये हम सब जुड़े हुए हैं, तो सब प्रोडक्ट फॉर्म में चले जाएंगे ना, यहाँ क्या है 2 × 3 × 4 × डॉट 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 100। अब मुझे बताइए लॉग ऑफ n हो जाएगा, और ये देखो 2 3 4, यानी हम यहाँ पे चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 डॉट डॉट 100, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, किसका मान हो जाएगा, 100 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा ना, बताओ। और n का मान क्या दे रखा भाई, n का मान भी दिया फैक्टोरियल 100, n का मान भी क्या है, देखो ये फैक्टोरियल 100 हमारा आया, प्रोडक्ट है 100 तक प्रोडक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट है यहाँ पर नेचुरल नंबर का, तो ये क्या होता है, ये 1 हो जाएगा ना, उसी बेस का उसी के रिस्पेक्ट में क्या आता है आंसर 1 आ जाता है। ये कुछ भी लिख दे यहाँ पर, यहाँ मैं लिख दिया, सपोज करिए यहाँ पे मैं लिख दिया, किसी का नाम लिख दिया, मान लो मैंने कहा किसी का नाम अरुण है, अरुण, और यहाँ भी मैं अरुण लिख रहा हूँ, तो रिजल्ट विल बी 1। रिजल्ट हमेशा याद रखिए, सेम बेस पे 1 हो जाता है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया ज्ञान मौर्य, विकास सैनी, पिंटू, सभी ने आंसर बहुत बढ़िया दिया मॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी इसका क्या आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आप करेंगे z बराबर 1 + i है, जहां i बराबर √-1 है, तो आपसे कह रहा है z + 2/z का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या निकालना भाई साहब, मान निकालना है। आइए देखते हैं हम लोग, मुझे तो यहाँ z बराबर क्या दिया है 1 + i, ठीक है। अच्छा 1/z क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/1 + i। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या बताओ भाई, इसका हम लोग क्या करें, i को नीचे से हटा दें, नीचे से i को हटाएंगे, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 - i से ऊपर नीचे मैं यहाँ पे गुणा कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ क्या आएगा 1 - i हो जाएगा। यहाँ बताइए तो जल्दी बताइए भाई, 1 का स्क्वायर और प्लस i का स्क्वायर, दिख रहा ना, सॉरी -i का स्क्वायर ना, प्लस करेंगे तो कहानी खराब हो जाएगी उसकी। ठीक है, देख यहाँ क्या है बताइए, 1 - i²। ठीक है, अब ये बताओ क्या होगा, 1/z बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना बताइए भाई, 1 - i, और यहाँ क्या होगा 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 - i/2 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, नाउ आंसर दीजिए, क्या आ रहा है भाई बताइए, आंसर बी आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सभी का बी आंसर आया, इसका बी सही होगा आंसर। आई देख लेते हैं, नाउ z + 1/z का मान निकालना है, z की वैल्यू कितनी 1 + i है, आइए भाई देख लेते हैं, और इसकी वैल्यू क्या 1 - i/2 है। देखो यहाँ पर
इसका मॉड निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, अगर मान लो आई में आएगी एक्स प्लस आई वाई आएगा तो उसका मॉड ले लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से ले लेंगे। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, तो 2 प्लस 2i हो जाएगा और प्लस 1 माइनस आई हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या हो जाए, ध्यान देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बताइए, देखिए सही है ना, देख लीजिए, तो 2 में से 1 गया क्या हो जाएगा बताइए, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, नहीं 2 1 3 ना यार, देखो यार गलती मत करो भाई, 2 1 3 हो जाएगा, और देखो यहाँ क्या 2i और i घटे क्या हो जाएगा i हो जाएगा, अब भाई 2 हो जाएगा। अब इसका मॉड लेंगे 1/2 तो बाहर आ गया, अंडर रूट देखो इसका मॉड ले रहे हैं तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा। ये गलती हो रही क्या भाई, ये गलती हो रही क्या, चेक करिए, 2 1 जा 2 प्लस 2i प्लस 1 माइनस आई, कमेंट करके बताइए गलती कहीं हो रही क्या। अच्छा 2/z है, सॉरी हम 1/z लिख रहे हैं, आंसर देखिए यार 2/z है यार, ये गलती हो रही है, देखो यहाँ पे क्या है 2/z, थोड़ा सही कर लीजिएगा भाई, देखो 2/z है ना, हम 1/z समझ के कर रहे हैं तो 2/z कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है 2/z है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये 1/z ये 2/z यहाँ 2 हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना। अब देखो ये सिंपल हो गया क्वेश्चन, से पूछा ही नहीं है, ठीक है आगे आंसर ना। देखिए जब ये क्या हो जाएगा बताइए, आप ही देखिए काट दिया इसको तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई, देखो ये कट जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 2, मॉड 2 की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, जिसका आंसर क्या होगा बी इज राइट आंसर। समझ लीजिएगा देखो वहां 2/z मैं 1/z कर रहा था, समझ गए होंगे आप, 2/z आंसर होगा, यानी 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ सही है नितिन जी, गलत हो गया था, वहां 1/z मैं समझ रहा था 2/z है, ठीक कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे आप, ठीक है। जैसा कि आपको पता है क्लासेस आपकी रनिंग में है, आज से मैं पैराबोला स्टार्ट करूंगा, ठीक है, पैराबोला स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें जितने एग्जाम में क्वेश्चन, जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन यहाँ लगेंगे विद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो लेट ए बराबर डिटर्मिनेंट दिया पी क्यू आर एस, इस फॉर्म में दिया गया, ठीक है। कह रहा वेयर पी क्यू आर एंड एस आर एनी 4 रेफरेंस प्राइम नंबर लेस देन 20, ठीक है, 20 से कम दिया गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये बताओ मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताइए प्राइम नंबर की बात करें अगर हम, प्राइम नंबर आप जानते ही होंगे अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जिसको जो खुद अपने नंबर से कटे और 1 तो सब में कॉमन होता ही है, ठीक है। तो प्राइम नंबर सबसे, ये बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन के साथ साथ यानी सम भी और साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे देखिए 2 हो गया, फिर क्या होगा 3 हो गया, फिर क्या हो गया 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 भी होता है क्या, नहीं 9 क्यों नहीं होता, 9 हमारा 3 से भी कटता है, 9 हमारा 9 से भी कटता है, 9 हमारा 1 से भी कटता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक इटसेल्फ वही नंबर हो और साथ साथ एक 1 तो सब में पाया ही जाएगा। तो भाई साहब बता सकते हैं आप, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, ठीक है। इसके अलावा 20 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा। तो कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, आप अच्छे से जानते हो यार, देखो जैसे लिखा है ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अब देखिए समझिए थोड़ा सा ध्यान से, देखो भाई अगर हम लोग देखो ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं, इधर पहले मल्टीप्लाई करते हैं यानी PS माइनस RQ, अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें हम लोग ये क्या मान निकालने, अगर तो यार PS का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, सबसे ज्यादा होगा, और RQ बनी, ये कहने मतलब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए मान। ये मान जितना कम होगा और ये मान जितना ही अधिक, सॉरी जितना अधिक ये वाला होगा और जितना कम ये वाला होगा, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा बताओ, जो संख्या जिस संख्या में से जिस संख्या को घटा रहे हैं, जो संख्या बड़ी होगी, जो बहुत बड़ा नंबर होगा, जब घटाएंगे छोटी संख्या, रिजल्ट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा ना। तो मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, P और S का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो P और S का मान मैक्सिमम क्या है बताइए, अगर देखा जाए 20 से छोटा ही कह रहा है ना, तो 17 और 19 ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, तो P का मान है 19 रख दिया और S का मान 17 रख दिया, और सबसे छोटा मान क्या है भाई 2 और 3 है, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छे समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई करिए, बोलो भाई 17 9 कितना होता है 153 होता है, 3 हो गया, 15 हासिल हो गए, 17 एकम 17 हो गए, 17 और 15 कितना हो जाएगा भाई 17 5 23 3 33 हो जाएगा, 23 10 33 ना भाई, देख लीजिए आप 17 9 समझ गए होंगे आप, और माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, देख लीजिए सही है, क्या कर रहे हो सही लिखा, 17 9 153 हो गया, और 17 एकम 17 17 5 क्या हो जाएगा भाई बताइए 22 होता है यार,
17 5 22 होता है ना, 22 10 32, यहाँ 32 हो गया ना, 332, 332 इसको घटाइए, 332 में से 6 चला जाए कितना बचेगा, 332 में से 6 जाएगा, क्या है कहीं गलती हो जाएगी क्या, देखिए चेक करिए। तीन सौ तेईस में 6 जाए कितना बचेगा, 317 ना। इसका आंसर क्या होगा भाई, 317 सी आंसर आ रहा है ना भाई, 323 नहीं आ रहा, सी आंसर आ रहा है। सी इज राइट। पिंटू जी गलत आपका आंसर आ रहा है, मैं आप ही का आंसर देख करके आंसर लाने लगा था, समस्या ये है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, जो आंसर है वो क्या है, सी है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखो कह रहा है कि आपका जो डिफरेंट नंबर लेने वो क्या है, 20 से कम होंगे, तो 20 से नंबर सबसे पहले बताओ, 20 से कम प्राइम नंबर नोट कर लिया। बताओ इसका मान अधिकतम कब होगा, जब ये वाली संख्या का यानी ये प्रोडक्ट क्या होगा, अधिकतम होगा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, न्यूनतम होगा। अधिकतम में से न्यूनतम घटाएंगे तो अधिकतम रिजल्ट आएगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सारे आंसर गलत है यार, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेगा। एफ एक्स बराबर 1 2x x x माइनस 1 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है इतने का मान निकालिए। अब देखो यार सिंपल तरीका, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करके सारी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर ले। हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन ये। देखो -1 रखते हैं सबसे पहले, आप -1 रख के चेक करते हैं यार हम लोग। यहाँ मैं रख रहा हूँ, ठीक है, डिटरमिनेंट फटाफट बताइएगा। एफ आप -1 रख रहे हैं, ठीक है। चलो बताओ, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। देख लीजिए -1 रख रहा हूँ मैं। यहाँ बताइए क्या आएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 रख रहे हैं, -1 और ये -2 हो जाएगा, और यहाँ क्या है देखो 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब आप जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक पूरा कॉलम के सारे एलिमेंट या किसी एक रो के सारे एलिमेंट अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसकी वैल्यू क्या है कि 0 हो जाएगी। यानी अब -1 0 आ जाएगा। मैंने जो समझाया समझ में आया। यानी मैंने बोला ऑल एंट्रीज in any column or any row are 0, then value of डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, बताओ भाई, 0 हो जाता है। ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट होता है। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई एक कॉलम या किसी एक रो के सारे एलिमेंट हो, तो 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए सारे एलिमेंट, तो भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो भाई बताओ यहाँ पर एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 देखो यहाँ पे, देखो ये सब में x है, देखो ये भी 0 हो जाएगा ना। आप देखो ये पहले यहाँ देखो 1 0, ये भी 0, यहाँ बताइए तो 0 0, यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ कुछ आएगा। यहाँ बताइए तो 1 0 0, ठीक है। इसको भी सॉल्व करिए, देखिए यहाँ भी क्या आंसर, बोलो भाई 0 आएगा ना। सॉल्व करके देख लीजिए, डिटरमिनेंट है भाई, आप देख खोलेंगे 0 हो जाएगा, सारी 0 है ना। एफ ऑफ 0 भी 0, एफ ऑफ 1 देखिए, एफ ऑफ 1 रखेगा, आप मुझे बताओ 1 रखोगे तो 1 यानी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे रखेंगे तो सब 0 आएगा, तो फाइनली 0 हो जाएगा। 217 किसका आंसर है प्रियंका जी, 217 आंसर नहीं होगा उसका। इसके पहले जो आंसर आपका 217 नहीं आया था, इसके पहले वाला आंसर आप देखिए गलत कर रहे हैं। 217 आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात है ये, ठीक है। इसका आंसर 317 आ रहा, 217 कहाँ से आएगा भाई, हटा के दे। 217 ऑप्शन नहीं था पहली बात तो, 215 ऑप्शन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा आंसर। आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सभी ने आंसर सॉल्व किया, 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ये सब फालतू वाले क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब ये सब फ्री के नंबर देने वाले हैं। आइए अब देखो क्लास 9 का क्वेश्चन है ये। एक जीवा किसी एकांक वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करते जीवा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो कह रहा है एक सर्किल में बना रहा हूं, इस सर्किल मैंने बनाया, ठीक है। कह रहा है देखिए, ये मैंने एक जीवा खींच लिया, एक मिनट देखो यार, देखो समझो, एक सर्किल में खींच रहा हूं, ऐसे सॉल्व करते रहिए आप लोग। ये मैंने जीवा खींची है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं इसको मिला दिया, यहां से मैं इसको मिला दिया, ठीक है। कह रहा है ये जीवा क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र पर यानी यहां पर कितने का 120 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो जीवा की लंबाई क्या निकालना, ये निकालना, ए बी की लंबाई निकालनी, ठीक है। ये सेंटर ओ मान लिया। एकांक वृत्त है, यानी एकांक का मतलब क्या होता है, देखो रेडियस क्या दे रखा है, सेंटर क्या है, यूनिट सर्किल है, यानी रेडियस क्या 1 यूनिट है, रेडियस क्या 1 यूनिट है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं क्या होगा, डी आंसर है। किसका आंसर है, सम्राट शीला जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही बिल्कुल आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा।
मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है ये। देखो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं तो एक थ्योरम पढ़ा है, ये नाम है इसका, मैं कुछ भी नाम देता हूँ, पी नाम दे दिया। ये क्या करता है, इक्वली डिवाइड कर देता है ना ये। बोलिए, थ्योरम पढ़ा है ये। इसका मतलब क्या है, ये एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गई। ये एंगल 60 डिग्री हो गया, समझ में आ रहा है? ये एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये एंगल हमारा 60 डिग्री हुआ कि नहीं, बताइए। दिस इज एंगल भी 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो मुझे बताओ, ध्यान से देखो यार, अगर मान लो मुझे ये लेंथ पता चल जाए, हमें अगर मुझे बीपी पता चल जाए, ए बी की लंबाई कितनी होगी बताओ भाई, 2 टाइम्स ऑफ बीपी हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ बीपी हो जाएगा ना। तो ए बी की लंबाई निकाले, बीपी क्या साइन लगा दे, लगाओ ना। इस ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल में साइन लगाइए। तो साइन 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। बोलिए भाई, परपेंडिकुलर अपन साइन 60 वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, बीपी, यही लेंथ निकालना है। और हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण 1 हो जाएगा। तो बीपी की लंबाई कितनी आ गई बताओ भाई, √3/2 हो गई। अब मुझे बता ए बी बराबर क्या होता है, 2 BP होता है, 2 × √3/2 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये √3 आंसर हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा आंसर। सभी ने आंसर दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 9th का क्वेश्चन है ये, पेपर में आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। हाँ प्रियंका जी सही कर लीजिए उसको, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। शीला जी बहुत बढ़िया, सम्राट जी, प्रियंका जी, राधे जी, सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर उस पर भी अरुण जी, ब्रजेश जी, सुभाष चंद्र जी, मौर्य, सभी का, चंद्र प्रकाश जी। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A ladder 6 meter long reaches a point 6 meter below the top of vertical flag strap. From the foot of the ladder, the elevation of the top of the flag strap is 75 degree. What is the height of the flag strap? ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या, 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड के शीर्ष से 6 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचे। सीढ़ी के पास से ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण 75 डिग्री है। तो ध्वज दंड की ऊंचाई क्या, सबसे पहले फिगर बनाया जाए। तो क्या करा है, देखो ये करा एक ऊर्ध्वाधर, सबसे पहले एक लंबाई मैंने मान लिया, ये क्या है बताओ भाई, ये आपका क्या फ्लैग स्ट्रैप है, ये क्या हमारे पास फ्लैग स्ट्रैप, ठीक है। आगे देखिए, हाँ यहां देखिए क्या कर रहा है, देखो कह रहा है 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर शीर्ष से 6 मीटर नीचे। देखो यार, ये मैं मान रहा हूँ, सपोज करो ये 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर नीचे, ये 6 मीटर हम नीचे आ गए। 6 मीटर से क्या कर रहा है, एक सीढ़ी लगाई जा रही है। सीढ़ी कैसे लगाओगे, ऐसे सीढ़ी लगाओगे ना भाई, ये सीढ़ी लगाया, ये हमारी लैडर है यार, ये सीढ़ी है, ठीक है, समझ लो भाई, ये सीढ़ी मैंने मान ली। सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई, देखो सीढ़ी की लंबाई भी दी गई है, कितना लंबाई, 6 मीटर लंबी सीढ़ी है, यार ये लेंथ 6 है, ठीक है। अब नाम दे दे क्या इसका, मैंने कहा ए बी हमारी सीढ़ी है, और पी क्यू हमारे पास क्या था, ये क्या है, समझ रहे होंगे, मीनार टाइप है, झंडा लगाने, ठीक है। सी आंसर आ रहा है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो ये कह रहा है सीढ़ी के पास से ध्वजदंड के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो यानी कहने का मतलब उन्नयन कोण मतलब कहां से होता है, नीचे से देखा जाता है। यहां से मैंने यहाँ टॉप को मिलाया, ये एंगल कितना दे रखा है बताओ, 75 डिग्री दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है यहाँ, बताइए। तो ध्वजदंड की ऊंचाई क्या हो, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सुनिए, अगर ये 6 मीटर है, समझ रहे मेरी बात, ये 6 मीटर, ये 6 मीटर, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया बताइए, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया ना, ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है यहाँ पर। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पे कंफर्म बात है क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे ना, बोलो। अगर ये 75 डिग्री, ध्यान से देखो यार मैं जो बता रहा हूँ, ये कितना एंगल है, 90 डिग्री ना, ये 90 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 15 डिग्री हो जाएगा। नहीं भाई देखो, 90, 75 और 15 जोड़ेंगे तभी तो 180 डिग्री होगा ना। अगर ये 15 तो ये भी क्या होगा, 15 होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल कौन सा, ए बी क्यू, ये कैसा ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना ये। मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देख लीजिएगा भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है ये, देख सकते हैं आप। तो यानी देखो हम लोग जानते हैं अगर ये एंगल है, ये एंगल सेम है, तो यहाँ पे क्या, सॉरी ये साइड सेम है, तो एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो आ गया ना, ये बताओ ये यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये लेंथ निकालनी है, मुझे पी क्यू लेंथ निकालनी है पूरी, करे ना फ्लैग स्टेप की लेंथ क्या होगी, हाइट क्या होगी, ये क्या होगा, ये 15 हो गया, 75 पूरा, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। लगाइए ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी बी में लगाइए, यहाँ पे क्या लगा दे, tan लगा दे, tan 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है कि नहीं, tan 60 लगा दे, tan 60 लगाइए। ट्रायंगल लेने कौन सा, ए पी बी में क्या लगा दे, sin 60 लगा दो यार, खत्म करो बॉल।
साइन 60 वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये लेंथ पीबी, लेंथ क्या पीबी है, और हाइपोटेन्यूज क्या 6 है भाई, देख सकते हैं ना, ये लेटर लेंथ, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर पीबी अपान 6 हो जाएगा ना, इसको काट दीजिए आप। ठीक चल रहा है, देख लीजिए भाई, सही चल रहा है, 2/6, तो पीबी बराबर कितना आ गया, 3√3 आ रहा है। नितिन जी यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है भाई, पीबी आ गया 3√3। ये बताओ यहाँ पे क्या, पीक्यू क्या हो जाएगा, पीक्यू की लेंथ क्या होगी, क्यूबी प्लस बीपी, तो क्यूबी कितना हो जाएगा 6 प्लस 3√3 मीटर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए तो, डी इज द राइट आंसर, डी सही होगा ना कि सी सही होगा। ठीक है, डी सही होगा, क्या आंसर दिया था आपने, ठीक है। नितिन जी गलत आ रहा है, डी आंसर आएगा। चंद्र प्रकाश जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऐप पर मेरा नाम सुमित साक्या है नाम, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है, डी आंसर सही। नितिन जी गलत आंसर आ रहा है, सही करिए उसको, ठीक है। पिंटू कुमार जी डी इज द राइट आंसर। आराधना जी, राकेश जी, लवी, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा, बाकी सारा आंसर गलत होगा। ठीक है, इन हाउ मेनी लाइन पे आ रहा है ना, देखिए ये, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर्स सो एज नॉट टू बी इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। क्वेश्चन ये कर रहा है, देखिए समझिएगा, 8 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों की एक टीम को कितने प्रकार से चुना जा सकता ताकि किसी विशेष खिलाड़ी को शामिल न किया जाए। तो परमुटेशन मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया, आप देखे होंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, आप देखिए जैसे हमारे पास यंग प्लेयर है यार, ठीक है, आप देखो एकदम फीलिंग के साथ चीजों को समझिए। जैसे मान लो मैंने कहा 100 प्लेयर है या 11 प्लेयर है, मान लो 11 प्लेयर, मान लो 5 की टीम बनानी है, जिससे मैं कह रहा हूँ कि सपोज करिए उसमें से दो प्लेयर ऑलरेडी पहले सेलेक्टेड है। इट मीन 5 की टीम जो बना रहे हैं आप, 2 प्लेयर ऑलरेडी सेलेक्टेड अगर हैं, तो बचे कितने, 11 में से 2 चले गए पहले से ही 9, और जो 5 सेलेक्ट उसमें से घट जाएंगे ना, तो 9C3 हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि 2 प्लेयर कभी नहीं लेने हैं, इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रहा है, तो मुझे बताइए जो हमारे पास टोटल नंबर थे उसमें 2 प्लेयर कम हो गए, लेकिन जो सिलेक्शन नंबर लेना वो क्या होगा, उतना ही रहेंगे ना, तो 9C5 ही रहेगा, मेंटेन रहेगा, उतना ही आंसर रहेगा। सभी ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है ये। तो मुझे तो 8 खिलाड़ी हमारे पास है भाई साहब, 8 में से 5 की टीम बनानी है, इसमें से क्या करना है, एक विशेष खिलाड़ी को नहीं लेना है, तो आंसर क्या होता है यार, 7C5 7। ये सब तो बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट यार, अब देखिए वीडियो में आपको दिखेंगे सब। 5 फैक्टोरियल 2 हो जाएंगे, तो 7 गुणे 6 और ये 5 कट जाएगा 2, 7 त्रिक 21, आंसर क्या होगा 21, यानी सी इज द राइट आंसर। सभी का आंसर सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सी इज द राइट आंसर, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर, सभी का आंसर सही है, नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी लोगों ने सही किया आंसर, गुड। आगे देखिए, हाँ यही सब चल रहा है, आइए। टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन इज दिस एंड दिस, ठीक है, तो कितना सिंपल तरीके से यहाँ पर इसी तरह क्वेश्चन डिजाइन कर दिया। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, बताओ ये क्या है, A1 है, B1 है, C1 है, ये A2 है, B2 है, C2 है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से देते हैं, यानी A1x प्लस B1y प्लस C1z, इस टाइप से लाइन दी गई, ठीक है। मान लो सॉरी लाइन ऐसे नहीं होती यार, x माइनस अल्फा अपान A, y माइनस बीटा अपान B और z माइनस गामा अपान C, इस तरह से लाइन का इक्वेशन होता है, 3D में आप जानते हैं, ठीक है। समझ में अच्छे से आ रहा है। इसको लिखते कैसे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर r बराबर, बोलो भाई कैसे लिखते हैं हम लोग, अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा k, बोलो ना, बराबर क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ai प्लस bj प्लस ck, ऐसे लिखा जाता है ना। बताओ इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लाइन को लिख सकते हैं, ये हमारा क्या कार्टेशियन फॉर्म में और ये वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है। पर मुझे कमीशन में डिफरेंट समझ नहीं आता है, देखो प्रैक्टिस से आएगा। देखिए परमुटेशन जब होता है तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, अरेंजमेंट करते हैं, जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहां सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से चीजों को समझिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं इस तरह का, तो कॉस थीटा बराबर याद रखिएगा, सीधा कॉन्सेप्ट होता है, बीच का एंगल निकालते हैं, 2 लाइन के बीच का एंगल, थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान में अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, सॉरी B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होता नहीं, और ये ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा फटाफट निकाल, सारी वैल्यू आपको पता है, चलो बोलो तो यार, A1 A2 जल्दी बोलो, 6 3 18 18, ये बताओ 3 3 3 9 और 0 करेंगे 0 हो जाए, खत्म। अपान नीचे आइए, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट में आइए फिर से, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, बताओ यहाँ कितना आ गया, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 18 9 27 हो जाएगा, 36 36 72 72 9 81 81 का 9 हो जाएगा, 9 9 18 18 क्या हो, दोनों 18 यानी क्या होगा, जल्दी बताओ, दोनों 18 यानी 3 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए
9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या है 1/√2, और 1/√2 किसकी वैल्यू, cos ऑफ 45 डिग्री बाई 4। याद रखिएगा साइन और cos दोनों में क्या होता है 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, ठीक है। तो बताओ यहाँ थीटा बराबर क्या आएगा आंसर, थीटा बराबर आएगा π/4 आंसर हो जाएगा। थीटा बराबर क्या आंसर आएगा π/4, यानी इसका कौन सा आंसर सही होगा बताइए भाई, विच वन इज करेक्ट। तो बी इज द राइट आंसर, बाकी सारे आंसर क्या हो जाएंगे भाई साहब, गलत हो जाएंगे। तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी π/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। बी सभी ने आंसर निकाला, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है y बराबर √16 - x², बिल्कुल टीजीटी लेवल का पेपर बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड द एक्स एक्सिस, आपको एरिया बाउंडेड निकालना, ठीक है। चाहो तो इसको इंटीग्रेशन से लगा सकते हैं, इस तरह का फॉर्मूला लगा के √a² - x² dx। फिलहाल तो ये दिख रहा है आपको, इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फिगर बना सकते हैं आप। y बराबर √ क्या 16 - x² है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y बराबर 16 - x² हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ क्या आएगा x² + y² बराबर 16, 16 मतलब 4², यानी ये क्या बना, सर्किल बना। क्या बना, सर्किल बना। लेकिन सर्किल का क्या लेना, सिर्फ हमें क्या लेना, y की वैल्यू प्लस लेनी, यानी सिर्फ इतना ही बनेगा। कैसा बनेगा, सेमी सर्किल बन रहा है। कैसा बन रहा है, सेमी सर्किल, जिसका क्वाड्रेंट क्या होगा बताओ यार, 4,0, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ये क्या होगा -4,0। अब मुझे बता रेडियस क्या होगी, यही 4 होगी, 0,0 ये है, तो रेडियस क्या होगी बताओ। बताओ पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है, πr² होता है, पढ़ा नहीं है, कैसा सर्किल है ये, सेमी सर्किल है ना, अर्धवृत्त है ना ये। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बाई 2 कर दीजिए, बस हो गया खत्म। पाई हो गया, आर का मान कितना है, रेडियस कितनी 2 है ना यार, अच्छा सॉरी रेडियस तो 4 ही है, सही है, सही 16 है ना, 4 हो जाएगा। तो πr² ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 5 2, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, ये वाला 2 और ये 2 वाला 2 कट जाएगा, ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर है, बताओ यहाँ क्या होगा 16π/2, यहाँ क्या होगा 8π² यूनिट हो जाएगा आंसर हमारे पास, यानी आंसर विल बी 8π², यानी आंसर क्या होगा 8 वर्ग इकाई आंसर होगा। इसका मतलब बी इज राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिगर समझ लेना था क्या था। समझ होंगे यार, कंप्लीट सर्किल बन रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आधा सर्किल y की वैल्यू प्लस में फंक्शन में पढ़ाया था आपको, किस तरह से लिया था ग्राफ में, प्लस और माइनस को, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। क्या रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x × cos 2x, का अधिकतम मान क्या है, इसका अधिकतम मान निकालना है। करिए इस क्वेश्चन को जरा तो। अधिकतम मान बताइए क्या होगा। चलिए देखिए, हमारे पास कोई फंक्शन दिया f(x) बराबर sin 2x × cos ऑफ 2x, ठीक है। एक काम कर सकते हैं क्या, बोलो भाई किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें हम लोग, ये फार्मूला किसका बन जाएगा बताइए, ये फार्मूला किसका बन जाएगा। अरे यार 2 sin x × cos x क्या होता है हमारे पास, 2 sin x × cos x बराबर होता है sin 2x। अगर एक काम करें तो यहाँ पर x की जगह 2x रख दें, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन आप जल्दी बोलो 2x × cos ऑफ 2x बन जाएगा ना। बताओ ये किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन ऑफ 4x का फार्मूला हो जाएगा कि नहीं, साइन 4x का फार्मूला हो जाएगा। अब एक काम करो, इसका अधिकतम मान मुझे निकालना है, मुझे बताइए, अभी क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं ना, अधिकतम मान मुझे निकालना है। अब मुझे बताओ यार, देखो इसको कर सकते हैं कि नहीं बताइए, अधिकतम मान क्या होगा, कमेंट करके आंसर दीजिए, अधिकतम मान क्या आना चाहिए। क्या आंसर है, ए द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया। आप ऐसे समझ सकते हो यार, देखो हमने आपको बताया था, छोटा सा कॉन्सेप्ट भी देना चाह रहा हूँ, फिर उसको मैक्सिमम इनवर्स बता दे रहा हूँ आपको। देखो यार साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ये आप क्या होता है 0 होता है, ये कितना होगा हमारे पास पाई हो गया, ये कितना हो गया पाई सॉरी 0 पाई, ये क्या होगा 2 पाई। ऐसे रुक जाओ यार, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाएंगे, तो आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, सभी लोग देखिए जरा इस चीज को, बस समझो फील करो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यार। देखो कैसी ग्राफ बनाया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसे देखिए ऐसे बनाए, ठीक है। देखो ये क्या है, ये 0 है, ये हमारा पाई होता है, यहाँ पे ये आपका 2 पाई होता है, ठीक है। तो साइन का बेसिकली पीरियड कितना होता है बताओ यार, आप जानते हो एक साइकिल में 2 पाई, तो साइन एक जानकारी वाली चीज बता रहा हूँ, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है भाई, आप कहोगे 2 पाई होता है। अब जैसे लिखा यहाँ साइन आप, मैंने यहाँ लिख दिया के एक्स, यहाँ मैंने क्या लिखा साइन आप के एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया साइन आप के एक्स लिख दिया। तो साइन आप जो के एक्स करेंगे आप, तो पीरियड क्या होगा 2 पाई/k हो जाएगा, यानी उतना पीरियड हमारा क्या, उतने पीरियड की स्केलिंग हो जाती है ना। अगर ये के हमारा क्या होगा होल नंबर होगा, तो पीरियड क्या होगा घट जाएगा उतना, और यही हमारा फ्रैक्शन हुआ तो पीरियड हमारा बढ़ जाएगा, जिस तरह से रहेगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में ये है
साइन 4x है। क्या है? साइन 4x है। तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड कितना होगा बताओगे आप लोग? बताओ 2π/4 ना, तो पीरियड कितना होगा? π/2 हो जाएगा। यानी अभी एक साइकिल कितने में चल रही थी? ये ग्राफ को आपने क्या किया? ऐसे देखिए, आपने ग्राफ को क्या कर दिया? ऐसे सुकोड़ दिया, ठीक है ना। जब सुकोड़ेंगे ग्राफ को, देखो ये हमारे पास क्या π/2 है, यानी इतने के बीच में हमारे पास 2 साइकिल हो जाएगी। देखो समझो, बीच में क्या आया होगा? π/4 आया होगा ना। तो ग्राफ देखिए ये हो गया ऐसे, ये एक साइकिल हो गई। अब ये देखिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा? इसका पीरियड हो जाएगा कितना? π/2 हो जाएगा। एक साइकिल में आप देख रहे हैं ये किसका ग्राफ बताओ? ये साइन ऑफ 4x का ग्राफ। अब मुझे बताओ क्या इस, देखो ये हाइट +1 से और ये हाइट क्या बताओ -1 के बीच में है कि नहीं? बताइए आप। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे साइन 4x करेंगे तो इस पर कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, 1 है। लेकिन इसके बाहर क्या 1/2 है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, साइन x का मान -1 से +1 के बीच लाई करता है। अच्छा, साइन 4x का मान क्या होगा? साइन 4x का मान भी +1 से -1 के बीच लाई करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर मैं 1/2 से यहाँ गुणा कर दूं, 1/2 से यहाँ भी करना पड़ेगा ना, अधिकतम मान क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। इसका आंसर ए आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? ए आना चाहिए। 1/2 आंसर आ रहा है, सभी का आंसर 1/2 आ रहा है, लेकिन कुछ लोग आंसर बी भी आ रहा है। श्रवण सिंह जी बी, सॉरी, अच्छा आपने सही कर लिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर लो इसको, डिफरेंशिएट करिए तो साइन 4x से करेंगे, डिफरेंशिएट क्या आएगा बताइए? ddx ऑफ y बराबर क्या आएगा? 4 cos 4x आ जाएगा ना ये, बोलिए। अब 4 cos 4x को क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे आप। 0 कब होता है बताइए? 0 कब होता है? cos π/2 पे होता है ना। अरे बोलो भाई, तो 4 तो 0 होना नहीं है, यानी 4x बराबर क्या आ गया? π/2 हो गया। x बराबर क्या आ गया? π/8 हो गया। अब π/8 यहां रख दीजिए उठा के, यहां रखे तो साइन ऑफ 2 × π/8 कॉस ऑफ, बोलो जल्दी से यार, 2π/8 काटिए, π/4 π/4, यहाँ कितना? साइन π/4 1/√2 और कॉस π/4 1/√2। देखो यहाँ से भी क्या रहा? 1/2 ही आंसर आ रहा है। आप देख सकते हो 1/2 सही होगा, लेकिन आपको ग्राफिकल अप्रोच मैंने बताया, आप समझ लीजिए, ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को एक अलग तरीके से सोचने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो यार, डिग्री सिंपल सा क्वेश्चन है, डिग्री के लिए क्या होना चाहिए? रूट हट जाना चाहिए। रूट हटाइए, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 + d2y/dx2 का पूरे का, बताइए, खत्म हो जाएगा ना ये खत्म हो जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ रूट एक्स होता तो तब भी स्क्वायर कर लेते, हट जाता, तब यहाँ दूसरी चीजें हो जाती, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल सा हो गया ना। इसके ऑर्डर कितना? ऑर्डर बताइए पहले, एक ही है तो बताइए ऑर्डर कितना? 2 हो गया। इसकी डिग्री कितनी है? 1। डिग्री कितनी? 1 हो जाएगी। एकदम टीजीटी लेवल क्वेश्चन मैंने बनाया गया पेपर में, ठीक है। ऑप्शन ये सही है, बाकी सारे ऑप्शन क्या गलत है यार, ठीक है। हाँ, डिग्री कब डिफाइन ना होती? जैसे यहाँ क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, साइन के अंदर ddx ऑफ y लगा दे हम, तो डिग्री क्या होगी? डिफाइन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में डिग्री डिफाइन नहीं होती, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² ln x + ln x² dx, जरा सॉल्व करिए तो। देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, बहुत सिंपल सा। देखिए आइए, एक कॉन्सेप्ट हो जाए, e होता है और जैसे यहाँ लिखा log ऑफ x बेस e, कट के सिर्फ x हो जाता है। अरे भाई e हो गया, e log ऑफ बेस x को लिखते हैं ln x, नेचुरल लॉग होता है, ठीक है भाई, ये कट के 1 हो जाता है, समझ रहे ना। ये वाला ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन कर सकता हूँ एक चीज और, log ऑफ जैसे लिखा यहाँ m⁴n है, n आगे भी आ जाता है, n log m हो जाता है। चलिए, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ हो गया तो इस वजह से थोड़ा सा क्लासेस आपकी डिस्टर्ब हुई, इसके लिए सॉरी आप सभी को। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द दिस, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, समझिएगा, इसका मान आपको निकालना है। देखो ये क्या, लेट आई बराबर, मैंने क्या मान, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻, देखो ये क्या होगा, इसकी पावर में जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ln x² हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो क्या ln x² है ही हमारे पास, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम लोग। आ गया होगा आंसर, थोड़ा सा यहाँ बीच में एरर आ गई थी, कनेक्ट हो जाइए जल्दी से, कनेक्ट होइए, कमेंट करिए। नेट थोड़ा सा कट गया था, डिस्टर्ब हो गया था, सर्वर डाउन हो गया, तो इस वजह से बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई। आइए देखिए ये क्या होगा, 2 ln x² हो जाएगा ना, बताइए भाई, है ना। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए समझ होंगे यार, ये वाली प्रॉपर्टी में लगा दी, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगा दी, देख सकते हैं आप, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई जिस पर टिक मैंने किया, ठीक है। उसके पहले मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी। बताओ यहाँ क्या आएगा, e की पावर, देखो ये 2 क्या आ जाएगा, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ln x⁴ हो जाएगा ना, और dx। अभी मैंने पढ़ाया प्रॉपर्टी बताई कि अगर e है, ये देखो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx हो जाएगा ना।
यहाँ क्या एक्स टू दी पावर 4 + 1 5/5 + c, यानी इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? इसका आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। मेरी आवाज सुनाई दे रही भाई? कमेंट करिए, प्लीज कमेंट इट। तो डी इज द राइट आंसर, डी हमारा बिल्कुल सही। बाकी सारे आंसर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे भाई। क्लियर बात? कमेंट करिए। कमेंट करिए, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दो स्थानकों S1 तथा S2 की उत्केंद्रता E1 तथा E2 तथा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बराबर 3 है, तब दोनों S1 और S2 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? देखिए, अगर हम लोग बात करें, इसेंट्रिसिटी की बात करता हूं भाई, उत्केंद्रता की बात करें हम लोग, इसे बोलते हैं उत्केंद्रता। ठीक है, उत्केंद्रता बोलते हैं। ठीक है, उत्केंद्रता की बात करें, अगर हमारे पास सर्किल होता है भाई, तो सर्किल के लिए क्या होता है? E बराबर क्या होता है? उत्केंद्र E बराबर 0, सर्किल के लिए E बराबर 0। कमेंट करिए भाई, किसी का कमेंट नहीं आ रहा इस समय। अगर पैराबोला की बात करें, परवलय की बात करें, तो इसके लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1 के बराबर होती है। इलिप्स की बात करें, इलिप्स के लिए E बराबर E <1 होता है। हाइपरबोला की बात करें, हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला में क्या होता है? >1 होता है। और एक विशेष प्रकार का होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसके लिए क्या इसेंट्रिसिटी हमारी 1/√2 होती है, हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास क्या होती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो तो उसके लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर होगा, इसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? कमेंट करिए भाई, आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं सर्किल लेता हूं तो 0 + 0 3 तो होने वाला नहीं है। अगर पैराबोला तो 1 + 1 2 होगा, 3 होगा नहीं। इलिप्स लेंगे तो इलिप्स की वैल्यू क्या बताओ? 3 होने के लिए क्या होना चाहिए? ई की वैल्यू 1 ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम कोई 1.5 या 1.5 होना चाहिए, या फिर 2 1 होना चाहिए। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? अगर अति परवलय होगा तभी यह संभव होगा कि परवलय में ई की वैल्यू क्या होती है? अति परवलय। कमेंट करिए भाई आप लोग, देखिए कमेंट आ नहीं रहा है आप लोग का। अच्छा, आ रहा है, इसमें कुछ समस्या आ गई। चलिए मैं मोबाइल पे देख ले रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए, स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? अति परवलय, यानी सी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, पिंटू कुमार जी, राज राज जी, शीला जी, श्रवण जी, सभी ने सही आंसर दिया। लगभग लगभग क्या सभी ने सही आंसर दिया। तो यहाँ पे क्या बाकी सब कट जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई? सी इज द राइट आंसर। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समतल के एक बिंदु पर 3 नल लगे हैं। P तथा Q के मध्य कोण 150 डिग्री, QR के मध्य कोण 120 डिग्री, संतुलन की अवस्थिति में बल PQR में अनुपात होगा। देखो ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये स्थिति विज्ञान जिसे कहते हैं आप, उसका क्वेश्चन है ये। और ये किससे लगेगा? लामीज थ्योरम से। किस लगेगा? लामीज थ्योरम। तो देखो यार, समझो भाई, इस फिगर को पहले बना ले, फिर कॉन्सेप्ट भी आपको देते। देखिए, देखो एक बल हमारे पास P है, मान लो मैंने P ऐसे बना दिया। ठीक है, एक बल P में लगा दिया, दूसरा बल क्या Q है, और उनके पीछे कोण 150। ध्यान से देखिएगा, उसी हिसाब से लगाइएगा। 150 के अधिक कोण होता तो मैं यहाँ पे ऐसे बना दिया फिगर। ये एंगल कितना भाई? 150 डिग्री है। ठीक है, समझिएगा। हाँ, फिर कह रहा QR के मध्य 120 डिग्री है, QR के मध्य। तो QR मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया R, और ये कितना डिग्री मैंने मान लिया? 120 डिग्री। ठीक है, अधिक कोण ये भी है तो ऐसे बना लिया। मुझे बताओ, आप सभी लोग जानते हैं कि एक साइकिल में अगर देखा जाए तो 360 डिग्री होता है। 150 और 120 कितना हो गया भाई? 270 डिग्री हुआ। 270 डिग्री में अगर देखा जाए, ये कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा ना। बोलिए, एक कॉन्सेप्ट देखिए, आपको बता देता हूं मैं। जैसे अगर मैं इसको अल्फा मान ले रहा हूँ, ठीक है यार, इसको मैं बीटा मान रहा हूँ, लामीज थ्योरम क्या कहता हूँ, इसको मैं गामा मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो लामीज थ्योरम क्या कहता है? देखो, अकॉर्डिंग टू द लामीज थ्योरम, फिगर के हिसाब से बना लीजिए। ठीक है, जैसे साइन रूल होता है, सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट। P अपान, देखो P अपान P के सामने वाला एंगल कौन सा? बताओ यार, P के सामने वाला एंगल कौन सा है? P के जैसे सामने एंगल क्या? साइन रूल जैसा यार। P के सामने एंगल और बीटा वाला, तो साइन बीटा। ठीक है, बराबर Q अपान, आ जाओ। ठीक है, Q अपान मैंने Q लिया, Q के सामने क्या? ये वाला एंगल, साइन गामा। अभी अल्फा बीटा गामा में लिखा रहता तो जो मैं माना उसी हिसाब से लिख रहा हूं ना। अभी मत सोचेगा कि अल्फा लिखा रहता बीटा लिखा, जो आपने माना उसी हिसाब से लिख दे रहा हूं मैं। R अपान, बोले यार, साइन ऑफ R के सामने कौन सा एंगल है भाई? R के सामने फिगर के हिसाब से अल्फा है। तो अब सब तो दिया ही गया यार, बताओ ना। P रेशियो Q रेशियो R पूछा गया, यानी P अनुपात Q अनुपात R पूछा गया है। आंसर सभी निकाल लिया, मुझे पता है। ये बताओ साइन बीटा, साइन बीटा का मान कितना भाई? साइन 120 डिग्री बराबर Q अपान साइन गामा, गामा की वैल्यू कितनी? साइन 90 डिग्री। R अपान साइन ऑफ अल्फा, अल्फा बोलो, अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। अब देखो यार,
साइन 120 डिग्री की बात करें तो क्या लिख सकते, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, बताओ। साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 क्या होता है बताओ, बदलता है, और ये क्या होता है प्लस, सेकंड में आता है तो इसकी वैल्यू क्या है, प्लस में आती है, कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो P अपान क्या होगा बताओ, √3/2 हो जाएगा, बराबर आइए Q अपान साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बराबर यहाँ पे यार। अब देखो साइन 150 का तो साइन 90 प्लस 60 यानी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अब इसको सही से लिख दीजिए जैसे आप लिखते आए हो, तो 3P अपान √3 हो जाएगा नहीं क्या बताओ यार, 2P अपान √3 हो जाएगा, सॉरी बराबर कर लीजिए आप, Q अपान 1 हो जाएगा, बराबर 2R बाई कितना 1 हो जाएगा। अब एक काम कर सकते हो कि नहीं, देखो रेशियो निकालने सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सेम बना लिए सबको, तो बताओ यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर ले, कोई समस्या है क्या, बोलो ना, ये 2 × 1 हो गया ना। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, 2P रेशियो 2Q रेशियो 2R बराबर क्या आ गया बताओ, √3 रेशियो √2, सॉरी 2 रेशियो 1, यानी P रेशियो Q रेशियो R बराबर क्या हो जाएगा बताइए भाई आंसर, √3:1। व्हाट विल बी द रिजल्ट, बताओ भाई आंसर क्या होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर, डी सही होना चाहिए, बाकी सारे आंसर गलत होने चाहिए, ठीक है। ये लामीज थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, सभी ने आंसर निकाला, बहुत अच्छी बात है, ये डी हमारा बिल्कुल सही है। हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की √2 होती, मैंने बताया था क्या, मैंने कुछ गलत बताया था क्या इसके पहले, क्या बताया, अच्छा 1/2, सारी गलती हो गई यार, बहुत बड़ी बात आपने बताया, ये √2 होती है ना, एक से ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है यार। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या एसिम्पोड्स जो होते हैं ना यार, ये देखिए, ये जो एसिम्पोड्स आप एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल से क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री होता है ना वहां पर, तो √2 होता है, सही कर लीजिएगा उसको, 1/√2 मुंह से निकल गया होगा, ठीक है, सही है। इसका आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, डी सही है, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। दो समान बलों का परिणामी उनमें से किसी एक बल के बराबर है, बलों के बीच का गुण क्या है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन भी आप जानते हैं, दो समान बलों का परिणामी उनमें से, देखो एक रिलेशन होता है, देखो ये होता है पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, देखो अगर इसको P मैं मान रहा हूं, इसको Q मान रहा हूं, पैरेललोग्राम की बात है, अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को निरूपित करते हैं तो उनका, ध्यान से देखो भाई मैं क्या कह रहा हूं, सॉरी इसको मानेंगे उसको नहीं, इसको माने तो ऑलरेडी ये हो जाएगा, इसको माने तो ऑलरेडी ये हो जाएगा, लेकिन जो भी लेंगे हम एडजेसेंट लेंगे ना, तो उनका रिजल्टेंट उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरता है, ये रिजल्टेंट R हो जाएगा। इसी को डिराइव करते हैं हम लोग, देखिए ऐसे खींचेंगे, देखो लाइन ऐसे मैंने खींचा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। मुझे बताओ भाई अगर ढंग से देखा जाए, देखो ये Q है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, Q cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बताइए भाई, बोलो भाई, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया तो ये क्या हो, Q sin थीटा हो गया। इसी को पूरे को सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट R की वैल्यू आती है, R बराबर आता है √ में P² + Q² + 2PQ cos थीटा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थीटा क्या होता है, थीटा हमारा होता है फोर्स, बोल सकते हैं यहाँ पर बल या फोर्स, P एंड Q के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स P एंड Q, ठीक है, ये P और Q के बीच का फोर्स होता है, ठीक है, थीटा, और R हमारा क्या होता है, दोनों का रिजल्टेंट होता है। अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, दो समान बल, परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, यार रिजल्टेंट R, समान बल माने P बराबर Q बराबर, मैं क्या मान ले रहा हूँ, P, लेट दोनों को मैं P मान ले रहा हूँ, तो बताओ फार्मूला क्या होगा, R² बराबर क्या हो जाएगा बताइए, P² Q² P² + 2P × P × cos ऑफ थीटा मैंने मान लिया, बोलो सही है, तो R मुझे निकालना है ना, सॉरी, अच्छा परिणामी भी किसी एक के बराबर है, परिणामी भी क्या है, एक बल के बराबर है यार, परिणामी भी हमारा क्या दिया गया बताओ यार, परिणामी भी P दिया हुआ, तो P का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, P², तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ढंग से देखिए आप, तो P², देखो ये P² कट जाएगा, अरे बोलो ना भाई, यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे क्या होगा, P² कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1+, बोलो जल्दी से, 1+ क्या आएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं बताइए, सिर्फ P तो कभी 0 होगा नहीं, 0 क्या होगा, 1 + 2 cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो 2 cos थीटा का मान कितना आ गया, -1 आ गया, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। अब देखो cos का ग्राफ अगर प्लॉट करें हम लोग, देखो cos ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ ध्यान से देखो यार, ये बताओ यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री होता है, π/2 होता है, यहाँ क्या होता है, 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू घटने लगती है, ठीक है। यहाँ पे आइए आप, यहाँ 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री पे क्या आ रहा है, देखिए ढंग से यार, थोड़ा सा और आगे बढ़ा ले, 60 डिग्री पे हमारा आंसर आता है 1/2 आता है, जस्ट अपोजिट यहाँ पे लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -1/2, तो मुझे बताइए यहाँ कितना जोड़ा, 60 में 90 जोड़ा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, देखिए आइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, 120 डिग्री,
कॉस आप 120 डिग्री हो जाए कि नहीं बताइए, कॉस 120 डिग्री हो जाए कि नहीं बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा बताइए, 120 डिग्री आंसर हो जाएगा, कॉस 120 थीटा बराबर 120 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, डी इज द राइट आंसर। बाकी सारे आंसर क्या है भाई आपके, बाकी सारे आंसर आपके गलत हैं, और यहाँ पे आंसर 120। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगता है पैरेललोग्राम लगाते हैं, ठीक है। दो कण ए तथा बी को क्रमशः 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है, टाइम भी हो रहा है, देखिए हाँ हो जाए क्वेश्चन। देखिए दो कण ए तथा बी को क्रमशः 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, ए तो बी द्वारा जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो यार ये मैंने ग्राउंड मान लिया, जमीन मान ली, ठीक है। एक कण क्या ए है और एक कण क्या बी है, यहां पर है। एक कण यहां से रिलीज किया जा रहा है भाई, और एक कण हमने यहां से रिलीज किया, ठीक है। ये देखो ये 5 मीटर, एच बराबर क्या है, ये 5 मीटर है भाई, और ये वाला मुझे बताइए फटाफट, H1 बराबर 5 मीटर है, H2 बराबर मैंने मान लिया 20 मीटर है। मुझे बताओ दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जब छोड़ रहे थे यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी में 0 मान लिया दोनों के लिए, ठीक है। तो मुझे बताओ इसके अगर बात करें H1 बराबर क्या होता है बताओ, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मैंने कहा सपोज करिए यहाँ समय लगा T1, तो क्या होगा U1T या UT प्लस, सीधे बताइए 0 हो जाएगा ना, H बराबर UT प्लस हाफ AT, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये बताइए H1 बराबर क्या होगा बताओ, 1/2 GT स्क्वायर, तो G T1 स्क्वायर, सही है ना। इसके लिए बताइए तो H2 बराबर बताइए 1/2 G T2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में ए तथा बी, पहले ए लिखा फिर बी लिखा, ध्यान रखिएगा। यानी मुझे H1 अपान H2 अगर हम कर दें बताओ क्या 1/2 G T1 स्क्वायर अपान क्या 1/2 G T2 स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे बोलो भाई, देखो 1/2 कट जाएगा, जी कट जाएगा। H1 की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है 5 है, H2 की वैल्यू दी है 20 है, T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर मुझे निकालना है। 5 चौक 20 होता है कि नहीं, मुझे तो T1 अपान T2 बराबर क्या होगा बताओ, अंडर रूट में 1/4 हो जाएगा। T1 रेशियो T2 बराबर क्या है बताओ यार, 1:2 हो जाएगा ना आंसर। आंसर क्या होगा इसका, सी इज द राइट आंसर। बाकी सारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बाकी सारे आंसर क्या हो जाएंगे भाई आपके, गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखिए डायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये, तो डी इज द राइट आंसर। सभी ने आंसर डी आंसर दे रहे हैं आप लोग यार, अच्छा सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ब्रिजेश जी, आराधना जी, लवीश जी, अरुण जी, मौर्य जी, शीला जी, सभी ने सी आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए एप्टीट्यूड का दिख रहा है, इन सब भी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी तथा सी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं यार। एप्टीट्यूड का सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी ने अपनी बेसिक वनडे की तैयारी कभी की होगी तो ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे, आप लगा लेंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ, कोई दिक्कत तो बताइए। देखिए इधर ए और बी इसी काम को कितने दिनों, 12 दिनों में करते हैं। आगे बताओ यार, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। अच्छा आगे बढ़िए, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ये डेज दिए गए हैं, दिन दिए गए हैं ना। अच्छा एक फार्मूला देखिए, एकदम बिल्कुल फिजिक्स की तरह अगर देखा जाए, एक फार्मूला होता है इफिशियंसी, माने होता है दक्षता बराबर इफिशियंसी बराबर, याद रखिएगा क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम यही होता है ना, वर्क अपॉन टाइम। दक्षता का मतलब है पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, उससे लगा लेंगे आप, ठीक है। कार्य बटे समय। अब मुझे बताओ, ध्यान से चीजों को समझो, एक तरीका बता रहा हूं, इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए आप। एलसीएम, एलसीएम से हमें क्या मिलता है, टोटल वर्क मिलता है, कितना वर्क हम लोगों को मिल, मतलब तीनों कितना टोटल वर्क था। देखो 12, 15, 20, इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, 20 का पहाड़ा पढ़िए, 20 का टेबल पढ़िए। 20 से कम 20, तो 20 ना 12 में आता ना 15 में आता, 20 दूनी 40 दोनों में नहीं आता, 20 चाहे 60 दोनों में आता है। ये क्या हो जाएगा बताइए, इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा 60 यूनिट, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अब इन दोनों की इफिशियंसी में निकाल रहा हूँ, ए प्लस बी की इफिशियंसी में निकाल रहा हूँ। ये बताइए 60 इफिशियंसी कैसे निकालो, इफिशियंसी वर्क अपॉन टाइम। ए और बी क्या हो जाएगा बताइए, 60/12 यानी क्या होगा, 12 पंचे 60, 5 यूनिट पर डे कौन करता है, बोलो यार 5 यूनिट पर डे कौन कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं। इधर इसके लिए बात कर ले हम लोग यार, देखो समझ लो यार, कोई दिक्कत हो तो इसकी बात कर ले हम लोग। ये बताओ टोटल वर्क हो गया 60, बी और सी कितने दिन कर रहे हैं, 15 दिन कर रहे हैं, तो इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, यानी 4 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहे हैं कौन, अरे बोलो भाई बी और सी। सी और ए की बात करें हम लोग यार, एक दिन का काम है ये, पर डे का काम है ये। चलो इसकी बात कर ले हम लोग, बताओ भाई जल्दी से, यहाँ पे 60/20 काटो इसको, 20 यानी 60, 3 यूनिट पर डे। आओ अब एक काम कर सकते क्या, 3 यूनिट पर डे। अब एक काम कर, अगर मैं कह रहा हूं सभी को जोड़ दें हम लोग, ए प्लस बी, देखो यहां पर
आगे बढ़िए, बी प्लस सी एक दिन का काम कितने दिन कर रहे हैं, एक दिन का काम तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, मतलब ये सेगमेंट मिलकर एक दिन का काम कितना होगा बताइए, बोलो 5, बोले 5 प्लस 4 प्लस 3, ये एक दिन का काम होगा इन तीनों का सेगमेंट, मतलब ए प्लस बी जो पेयर्स आपके दिए गए हैं, देखो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, देखो जुड़ेगा अगर ये 2 बार हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 6 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम कितना है, 6 यूनिट पर डे है, एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना 6 यूनिट पर डे है। मुझे बताओ बी प्लस सी, मुझे क्या करना, अकेले कितना, एक ही बात कर रहा है, सिर्फ एक ही बात कर रहा है, तो बी प्लस सी जरा ध्यान से देखो, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट पर डे है, बी प्लस सी का एक दिन का काम 4 यूनिट हो गया, तो मुझे बताओ ए का काम क्या होगा बताइए, 6 माइनस 4 हो जाएगा ना भाई, इधर आएगा तो 2 यूनिट पर डे कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट पर डे कर रहा है। ये बताओ टोटल काम कितना था हमारे पास, टोटल काम कितना था 60 यूनिट, टोटल वर्क कितना 60 यूनिट, ए के द्वारा कितना काम किया जाएगा बताओ, वर्क अपॉन टाइम, तो आंसर क्या आएगा बताओ भाई 30, क्या आ जाएगा आंसर बताइए, 30 दिन आ जाएगा ना, ए अकेले अगर काम करेगा 30 दिन में करेगा। अच्छा मान लो क्वेश्चन आ गया होता बी अकेले कितने दिन करेगा, तो ए प्लस सी का निकाल लेते यार, ए प्लस सी का कितना आया था बताओ, 3 आया था, तो बताओ यहाँ क्या होता, बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट पर डे करेगा, तो 60 था टोटल, तो 60/3 कर देते यहाँ पर, बताओ 60/3 का कितना आता, 20 दिन में कर लेता है, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताओ भाई, 30 दिन आंसर है, सभी ने आंसर दे दिया, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं, मैंने आपको समझाया, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, सी हमारा बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसको भी कर लिया, बस लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया ना। देखिए 53 को एबीसी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलता है, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलता है, उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना यार। एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे बना लिया कीजिए, ए बी सी, ठीक है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कहां शुरू करते हैं, पीछे से स्टार्ट किया कीजिए, ठीक है। चलो यहां देखो, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलता है, फिर ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलता है, यानी सी जो है हमारे पास क्या था, अगर सी को प्राइम मतलब हम इनपुट मान लें, अगर सी को x रुपया मिल रहा है मान लो यार, तो बी को क्या मिलेगा, इससे 8 रुपया ज्यादा मिलेगा, यानी x प्लस 1 रुपया ज्यादा मिलेगा यार, अरे बोलो भैया। तो मुझे बताओ ए को कितना मिलेगा, बी से 7 रुपए, बी को कितना मिला x प्लस 8, तो फिर ए को कितना मिलेगा, ए को बताओ जल्दी से यार, x प्लस 8 में 7 और जोड़ देंगे आप, कितना मिलेगा, यानी मिला जुला के कितना हो गया बताओ यार, सबको जोड़ दें अगर हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी को कितना मिला, टोटल कितना रुपए मिला, 53 रुपए का डिवाइड कर रहा ना भाई, बराबर 53 हो जाएगा, बताओ कितना होगा, x 3x हो जाएगा, आइए 8 7 15, 15 8 कितना हो जाएगा बताइए, 15 और 8 23, बराबर 53 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर कितना होगा, 53 माइनस 23 हो जाएगा, कितना बताओ यार, 3 3 0 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा ना, ये देख कट गया, कितना मिला, x बराबर कितना आ गया 10 रुपया, ये मुझे बताओ जल्दी मुझे बताओ, यानी सी को कितना मिला 10 रुपए मिला। आगे बढ़िए, यहाँ बताइए 10 8 18 रुपये इनको मिला, बी को यहाँ बताइए तो कितना जो बताओ यार, 10 और 15 25 रुपया, 25 रुपया, ए को 25 रुपया, इनके बीच में हिस्सों का अनुपात पूछा, हिस्सों का अनुपात, यानी ए अनुपात है बी अनुपात है, सी बोल रहा है ए को 25 रुपया मिल रहा है, बी को 18 रुपया मिल रहा है, सी को 10 रुपया मिल रहा है, तो या तो क्या आंसर यार 25 18 10, यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बाकी सारे आंसर क्या हो गए गलत हो गए आंसर। समझ बात आ गई, बहुत बढ़िया अरुण जी, सुभाष चंद्र जी, सभी ने आपको आंसर लगाया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब क्वेश्चन हमारा एंड हो चुका है, खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग ऐप पे तुरंत ही ऐप पे जुड़ेंगे, सभी लोग ऐप पे जुड़ जाइए, ठीक है। ऐप पे आपका मैं पैराबोला स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और पैराबोला में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ साथ पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है, क्योंकि कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन मैं कोनिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबकी फीलिंग के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, ठीक। तो धन्यवाद, गुड नाइट, और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। आगे धन्यवाद।